एक समय राज्य में उदासी छा गई थी। कुछ दिनों से लोगों के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी और दिल उदास थे। इस पर बादशाह अकबर ने अपने दरबार में विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा, सच्ची खुशी वह है जो हमारे मन में छुपी होती है। मुझे यह जानना है कि कौन है जो अपनी मुस्कान से हमारे राज्य में खुशियां फैला सकता है। इसी संदर्भ में दरबार में एक हंसी खुशी का गायक आया जिसका नाम हंसवंत था। हंसवंत ने बड़े गर्व से कहा, महाराज, मेरी मुस्कान में ऐसी शक्ति है कि मैं उदासी को दूर कर सकता हूँ। मेरे चेहरे की मुस्कान देखकर सभी के मन में उल्लास भर जाता है। इस दावे पर दरबार में उत्सुकता हुई, पर बीरबल की आंखों में संशय की झलक थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ कि हंसवंत की मुस्कान में वह शक्ति है या यह केवल दिखावा है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं इसका सत्य उजागर कर दूंगा। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने हंसवंत की गतिविधियों का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि हंसवंत हर दिन दरबार में आता और अपनी मुस्कान बांटता। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि जब भी हंसवंत अपनी मुस्कान के साथ चुटकुले सुनाता तो उसके चेहरे पर कभी कभी एक हल्की सी झिलमिलाहट झलक जाती थी, मानो वह अपनी मुस्कान को छुपाने का कोई प्रयास कर रहा हो। उन्होंने गुप्त तौर पर हंसवंत के दरबार में आने जाने का लेखा जोखा रखा। एक दिन बीरबल ने देखा कि हंसवंत सभा के बाद अपने कमरे में जाता और अपने चेहरे पर एक गहरा ध्यान लगाकर कुछ प्राकृतिक जड़ी बूटियों का लेप लगाता है। अगले दिन बीरबल ने हंसवंत से निजी बातचीत की। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हंसवंत, तुम हर दिन इतनी प्रसन्नता क्यों फैलाते हो? क्या सच में तुम्हारी मुस्कान में कोई चमत्कार है? हंसवंत ने थोड़ी झिझक के साथ कबूल किया, महाराज, मैंने सोचा कि यदि मैं अपनी मुस्कान को हमेशा सजीव और स्थायी बनाए रखूं, तो लोग खुश रहेंगे। मैंने अपनी त्वचा पर एक प्राकृतिक जड़ी बूटी का लेप लगाना शुरू किया, जो मेरे चेहरे को हमेशा मुस्कुराता रहता है। मुझे लगा कि इससे मेरी मुस्कान में निरंतरता बनी रहेगी। बीरबल ने हंसते हुए कहा, देखो जहांपनाह, असली मुस्कान वही है जो मन से निकलती है, न कि केवल बाहरी उपायों से बनी रहती है। तुम्हारी यह चाल हमें सिखाती है कि यदि हम अपने आंतरिक भावों को छुपाकर केवल दिखावे पर ध्यान दें, तो असली खुशी मुरझा जाती है। बाद में अकबर ने दरबार में घोषणा की, मेरा दरबार केवल सच्चाई, ईमानदारी और आत्मा की उज्ज्वलता का स्थान है। हंसवंत, तुमने अपने स्वार्थ में आकर अपनी प्राकृतिक मुस्कान को कृत्रिम बनाकर दिखा दिया। असली खुशी बाहरी चमक से नहीं, बल्कि अपने भीतर की शुद्धता और स्वाभाविकता से प्राप्त होती है। अकबर ने हंसवंत को चेतावनी दी कि भविष्य में केवल सच्चे भाव ही सराहे जाएंगे। एक समय की बात है, राज्य में समय का अत्यंत महत्व था। बादशाह अकबर अपने कार्यों को समय पर पूरा करवाने में विश्वास रखते थे। एक दिन दरबार में एक व्यापारी आया जिसका नाम रामलाल था और उसने बड़े गर्व से कहा, महाराज, मेरे पास एक ऐसी घड़ी है जो न केवल सही समय दिखाती है बल्कि आपके हर निर्णय में स्पष्टता का संदेश भी देती है। रामलाल ने कहा, यह घड़ी स्वाभाविक रूप से समय को प्रतिबिंबित करती है। यदि आप इसे अपना लेते हैं तो आपके दरबार में सदैव सटीकता और नियमानुसार काम होगा। अकबर ने व्यापारी की बात सुनी और उसे अपना घड़ी उपहार स्वरूप लेने का आदेश दिया। परंतु बीरबल की आंखों में संदेह की झलक थी। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मुझे यह जानने दीजिए कि क्या यह घड़ी वास्तव में सत्य का प्रतिबिंब है। मैं कुछ दिनों तक इसका परीक्षण करूंगा। बीरबल ने व्यापारी रामलाल द्वारा दी गई घड़ी का गहन निरीक्षण करना शुरू किया। उन्होंने पाया कि घड़ी का बाहरी स्वरूप अत्यंत सुंदर था, परंतु उसके अंदर के यंत्र में कुछ असामान्यता दिखाई देने लगी। उन्होंने दरबार के कुछ सज्जनों से कहा,
आज हम सभी अपने कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कि इस घड़ी के अनुसार कौन अपना काम सटीक करता है। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने घड़ी के अनुसार दरबार के कार्यों का लेखा जोखा रखा। उसने पाया कि कुछ मंत्रियों के कार्यों में लगातार विलंब होता था, जबकि कुछ ने तो समय पर ही काम पूरा किया। परंतु बीरबल ने ध्यान दिया कि घड़ी के कांटे अक्सर अपने आप उलटने लगते थे। रात के समय बीरबल ने गुप्त तौर पर घड़ी के मैकेनिज्म का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि घड़ी के अंदर एक छोटा सा लीवर छुपा हुआ था, जिसे किसी ने चुपके से हिलाया था। अगले दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा की, जहां पनाह, मैंने यह रहस्य उजागर कर दिया है कि यह घड़ी असली समय नहीं दिखाती। उन्होंने सभी मंत्रियों और कर्मचारियों से पूछा, क्या आपने देखा कि घड़ी के कांटे कभी कभी उलट हो जाते हैं? दरबार में लोग चौंक गए। बीरबल ने आगे कहा, यह लीवर जिसे मैंने देखा वह उस मंत्री का बनाया हुआ है जिसका नाम सुरेश है। सुरेश ने अपने स्वार्थ में आकर घड़ी को इस प्रकार बदल दिया है कि समय में देरी या जल्दी का भ्रम फैला सके। इस छलकपट के द्वारा वह अपने निजी लाभ के लिए कामों को विलंबित करना चाहता था। सुरेश को पकड़वाया गया। उसने शर्मिंदगी से कबूल किया, महाराज, मैंने सोचा कि यदि मैं समय को गलत दिखा दूंगा तो मेरे कार्यों में ढीलापन रह जाएगा और मैं अपने स्वार्थ को पूरा कर सकूंगा। अकबर ने क्रोध में कहा, मेरे दरबार में केवल सच्चाई और नियमानुसार कार्य होना चाहिए। जो समय का सही मूल्य नहीं समझता उसकी व्यवस्था में ढीलापन होता है। बीरबल ने आगे कहा, सच्चा समय वह है जो नैतिकता, ईमानदारी और परिश्रम से परिपूर्ण होता है। केवल बाहरी सुंदरता से नहीं बल्कि अंदर की सच्चाई से ही हम अपना मार्ग निर्धारित कर सकते हैं। अकबर ने आदेश दिया कि भविष्य में घड़ी में किसी भी प्रकार का संशोधन बिना अनुमति के नहीं किया जाएगा और सुरेश को कड़ी सजा दी गई। एक समय की बात है जब राज्य में सभी किसान और बाग वाले फूलों की सुंदरता से मंत्रमुग्ध थे। दरबार में यह बात खूब चर्चित थी कि महल के बगीचे में लगे गुलाब हमेशा सबसे मधुर खुशबू फैलाते हैं। पर एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि गुलाबों की खुशबू में कमी आ गई। बादशाह अकबर को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने तुरंत अपने प्रिय सलाहकार बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ कि महल के गुलाबों की खुशबू अचानक क्यों फीकी पड़ गई? क्या इसमें कोई रहस्य छुपा है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं इसका गहन निरीक्षण करूंगा और आपको सच्चाई का बोध कराऊंगा। अगले दिन बीरबल महल के बगीचे में पहुंचे और गुलाबों के पास ध्यान से निरीक्षण करने लगे। उन्होंने पाया कि गुलाबों के पास की मिट्टी में कुछ अजीब सी झलक थी और कुछ पत्थरों के टुकड़े मिले, जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई वहां से गुजरते गुजरते कुछ ले गया हो। दरबार के कर्मचारियों से पूछताछ करने पर पता चला कि हाल ही में एक मंत्री, जिसका नाम सोमनाथ था, अक्सर बगीचे में अकेले अकेले घूमता रहता था। बीरबल ने उसकी गतिविधियों पर गहरी नजर रखी। रात के समय बीरबल ने चुपके से देखा कि सोमनाथ गुलाबों के पास से गुजरते हुए कुछ विशेष घोल लेकर आया। उसने गुलाबों पर उस घोल को छिड़क दिया। बीरबल ने तुरंत महसूस किया कि इस घोल में गुलाबों की प्राकृतिक खुशबू छुपा दी गई थी, ताकि गुलाबों की असली महक छिप जाए। अगले दिन जब गुलाबों की खुशबू को फिर से महसूस किया जाने लगा, तो बीरबल ने सोमनाथ से विनम्रता से पूछा, सोमनाथ जी, क्या आपने गुलाबों पर कोई विशेष घोल छिड़का? सोमनाथ ने डरते हुए कबूल किया, जहां पनाह, मैंने सोचा कि यदि मैं गुलाबों की खुशबू में कुछ परिवर्तन कर दूं, तो मेरी कला और मेरे विचारों की महत्ता बढ़ जाएगी। मैंने अपने स्वार्थ में आकर प्राकृतिक खुशबू को छिपा दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, असली सौंदर्य वही है जो अपने प्राकृतिक गुणों में निहित होता है। जब हम स्वार्थ में आकर कुछ छिपा लेते हैं, तो सच्ची महक खो जाती है। बाद में बादशाह अकबर ने सोमनाथ को बुलाकर कहा,
मेरे राज्य में केवल सच्चाई और नैतिकता का स्थान है। तुमने गुलाबों की प्राकृतिक सुंदरता को छुपाकर अपने स्वार्थ में आकर धोखाधड़ी की है। असली कला और सच्चा सौंदर्य केवल ईमानदारी में है। सोमनाथ को अपनी गलती का बोध हुआ और उसे कड़ी सजा सुनाई गई। अकबर ने आदेश दिया कि अब से बगीचे की देखभाल में पूर्ण पारदर्शिता और नैतिकता का पालन किया जाएगा। एक समय की बात है जब राज्य में सूखे की मार पड़ गई थी। खेत सूख गए, किसान परेशान थे और भूख की अभाव ने लोगों के चेहरों पर उदासी छा दी थी। इसी बीच एक व्यापारी जिसका नाम मधुरलाल था, दरबार में आया और उसने बड़े गर्व से कहा, महाराज, मेरे पास एक अद्भुत कटहल का पेड़ है जो बारिश के बाद अपने आप अनमोल फल देता है। यह फल खाने से सभी की भूख मिट जाती है और स्वास्थ्य में निखार आ जाता है। इस दावे पर दरबार में उत्साह की लहर दौड़ गई, पर बीरबल की आंखों में संशय के बादल छा गए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि क्या मधुरलाल का कटहल वास्तव में ऐसा चमत्कार दिखाता है या यह केवल एक चाल है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, मुझे इस रहस्य को उजागर करने दीजिए। मैं आपको सच्चाई का बोध कराऊंगा। अगले दिन बीरबल ने मधुरलाल के खेत का निरीक्षण करने का आदेश दिया। उन्होंने देखा कि कटहल के पेड़ पर फल तो लगे थे, पर उनमें से कुछ फल असामान्य रूप से फूले हुए और पानी से भर गए प्रतीत हो रहे थे। बीरबल ने ध्यान से देखा कि पेड़ के पास की मिट्टी में गीलापन था, जो सामान्य सूखे के समय में नहीं होना चाहिए था। दरबार के कुछ कर्मियों ने बताया, हमने देखा कि मधुरलाल अक्सर रात में खेत में जाता है। बीरबल ने गुप्त निगरानी का प्रबंध किया। रात के समय जब सभी लोग विश्राम में थे, तो बीरबल ने देखा कि मधुरलाल चुपके से अपने खेत के पास स्थित एक छोटी नली से पानी पंप करता है। वह उस पानी को कटहल के पौधों के पास छोड़ देता था, ताकि फल में अतिरिक्त जल भर जाए और वे आकर्षक दिखें। इस चाल से मधुरलाल ने असली फलों की प्राकृतिक सुंदरता को छिपाकर दिखावे का भ्रम पैदा कर दिया था। अगले दिन जब फल का निरीक्षण किया गया, तो बीरबल ने स्पष्ट रूप से कहा, जहांपनाह, असली चमत्कार तो वह नहीं है जो मधुरलाल दावा करता है। ये फल, जो दिखने में अमृत से कम नहीं, असल में अतिरिक्त जल से भरकर अनमोल दिखने लगे हैं। यह धोखाधड़ी मात्र है, जिसका उद्देश्य लोगों में भ्रम पैदा करना है। बादशाह अकबर ने गहरी नाराजगी प्रकट करते हुए कहा, मेरे राज्य में केवल सच्चाई और ईमानदारी का स्थान है। मधुरलाल, तुमने अपने स्वार्थ में आकर लोगों को धोखा दिया है। मधुरलाल को कठोर सजा सुनाई गई और आदेश दिया गया कि भविष्य में किसी भी प्रकार की छलकपट पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बाद में अकबर ने दरबार में सभी मंत्रियों और किसान को संबोधित करते हुए कहा, सच्चा धन वही है जो मेहनत, ईमानदारी और नैतिकता से अर्जित होता है। केवल दिखावे और छलकपट से कोई भी वस्तु वास्तविक नहीं हो सकती। हमें अपने कार्यों में सत्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे राज्य की असली समृद्धि का आधार है। बीरबल ने भी कहा, असली चमत्कार प्रकृति के नियमों में निहित होता है, और जब हम अपने स्वार्थ को छोड़कर सच्चाई को अपनाते हैं, तभी हमारा जीवन उज्जवल हो जाता है। एक समय की बात है जब राज्य में सूखे की मार बहुत तेज थी। खेत सूख गए, किसान परेशान थे और जल की कमी से जीवन में संकट छा गया था। ऐसे में एक साधारण किसान, जिसका नाम रामलाल था, अपने खेत में काम करते करते निराश हो गया था। उसे हमेशा शिकायत रहती थी कि उसकी बाल्टी से पानी रिस रहा है, जिससे उसका काम प्रभावित हो रहा है। एक दिन उसने अपने दुख दर्द के साथ महल में जाकर शिकायत रखी, महाराज, मेरी बाल्टी में दरार है, जिससे पानी का नुकसान होता है। अब मैं कैसे अपने खेतों को सींच पाऊं? इस पर बादशाह अकबर ने अपने प्रिय सलाहकार बीरबल से कहा, बीरबल, यह समस्या सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। इस बाल्टी के कारण रामलाल का हाल बिगड़ रहा है।
मुझे बताओ, क्या इस समस्या का कोई समाधान हो सकता है? बीरबल ने रामलाल की बाल्टी को ध्यानपूर्वक देखा। बाल्टी दिखने में तो पुरानी थी, पर उसमें एक सूक्ष्म दरार थी, जिससे निश्चित मात्रा में पानी धीरे धीरे रिसता था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह दरार तो समस्या लग रही है, पर क्या यह असल में नुकसानदायक है? उन्होंने गुप्त निरीक्षण के लिए रामलाल के खेत का दौरा किया। वहां उन्होंने देखा कि खेत के पास की मिट्टी में नमी बनी हुई थी और पौधों के पत्ते हरे भरे दिख रहे थे। बीरबल ने अपने मन में विचार किया, कभी कभी छोटी दरार भी अनायास ही खेत को सींचने का काम कर जाती है। फिर उन्होंने रामलाल को बुलाकर विनम्रता से कहा, रामलाल, क्या तुमने कभी सोचा है कि यह बाल्टी की दरार तुम्हारे लिए वरदान हो सकती है? रामलाल ने आश्चर्य से पूछा, वरदान? कैसे? बीरबल ने समझाया, देखो, यदि तुम अपनी बाल्टी में से पानी का थोड़ा थोड़ा रिसाव सही तरीके से नियंत्रित कर सको, तो वह पानी धीरे धीरे तुम्हारे खेत तक पहुंचता है। इससे पौधे को आवश्यक नमी मिल जाती है और फसल भी अच्छी होती है। अगले दिन बीरबल ने महल में आदेश दिया कि रामलाल अपनी बाल्टी का निरीक्षण कर उसे महल के कारीगरों के पास ले आए। कारीगरों ने बाल्टी का गहन निरीक्षण किया और पाया कि वास्तव में वह दरार इतनी सूक्ष्म थी कि उससे रोजाना बिखरे पानी की मात्रा में ही खेत के लिए पर्याप्त नमी मिलती थी। बीरबल ने सभा में घोषणा की, जहां पनाह, असली चमत्कार वही है जो अपने दोषों में भी सच्चा लाभ छिपाए रखता है। रामलाल की बाल्टी की सूक्ष्म दरार ने उसके खेतों को सींचने का काम किया और फसल को हरा भरा बनाए रखा। सभी दरबारियों ने आश्चर्य और प्रसन्नता से उसकी बात स्वीकार की। बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने हमें यह सिखा दिया कि कभी कभी हमें अपनी कमियों को दोष के रूप में नहीं, बल्कि एक वरदान के रूप में देखना चाहिए। असली सफलता वही है जो अपने दोषों में भी सुधार और संतुलन लेकर आती है। एक समय की बात है जब राज्य में उत्सव का माहौल छाया हुआ था। बादशाह अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की, जो भी व्यक्ति अपने भोजन को स्वादिष्ट बनाने का चमत्कार दिखाएगा, उसे मैं विशेष पुरस्कार दूंगा। इसी अवसर पर एक थाली विक्रेता, जिसका नाम गोपाल था, महल में आया। उसने बड़े गर्व से कहा, महाराज, मेरी थाली में ऐसा जादू है कि इससे भोजन का स्वाद दोगुना हो जाता है। यदि आप इसे अपनाएंगे तो आपकी रसोई में हर पकवान में दिव्यता समा जाएगी। दरबार में लोग उसकी बात सुनकर उत्साहित हो उठे, पर बीरबल की आंखों में संशय की चमक थी। बादशाह ने गोपाल से कहा, अपना चमत्कार आजमा कर दिखाओ ताकि मैं सत्य का अनुभव कर सकूं। अगले दिन महल के प्रांगण में एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया। गोपाल ने अपने ठेले से चमकदार रंगीन थाली निकालकर दरबार के सामने सजाई। उसने कहा, देखिए महाराज, यह थाली जब भोजन के साथ मिलती है तो स्वाद में ऐसा परिवर्तन आता है कि लोगों का मन प्रसन्न हो जाता है। सबने उत्सुकता से भोजन चखा। कुछ मंत्रियों ने कहा, इस व्यंजन का स्वाद अद्भुत है, मानो हर बूंद में जादू छुपा हो। पर कुछ लोगों के चेहरे पर संदेह की झलक भी दिखाई दी। बीरबल ने गोपाल की थाली का सूक्ष्म निरीक्षण करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि थाली की सतह पर कुछ असमान धब्बे थे और किनारों पर हल्की सी दरारें दिखाई देती थीं। उन्होंने पूछताछ की, गोपाल, क्या तुमने कभी सोचा है कि यदि यह थाली वास्तव में चमत्कारी होती तो उसमें कोई कमी नहीं होती? गोपाल ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने अपनी थाली को सजाने के लिए विशेष रंगों का प्रयोग किया है ताकि वह आकर्षक दिखाई दे। पर बीरबल ने अपनी सूझबूझ से संदेह किया कि गोपाल ने अपने स्वार्थ में आकर थाली को अधिक आकर्षक दिखाने के लिए कुछ अतिरिक्त रंग मिला दिए हैं। बीरबल ने अगले दिन एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने महल के रसोइयों से कहा, आज सभी रसोइयों से आग्रह है कि वे उसी व्यंजन को एक समान तरीके से तैयार करें और उसी थाली में परोसें। जब भोजन तैयार हुआ
तो बीरबल ने देखा कि गोपाल की थाली में परोसा गया व्यंजन आम थाली से बिल्कुल अलग स्वाद नहीं दे रहा था। बीरबल ने धीरे धीरे गोपाल की चाल पर नजर डाली और पाया कि गोपाल ने रात में अपनी थाली को विशेष रंगों के मिश्रण से सजाया था, जिससे वह चमकदार और जादुई प्रतीत होती थी। दरबार में बीरबल ने घोषणा की, जहां पनाह असली चमत्कार वह नहीं होता जो केवल दिखावे से हो। यह थाली केवल एक आकर्षक सजावट है। जिसका असली स्वाद हमारे भोजन में निहित होता है, वह प्राकृतिक गुणों और मेहनत से प्राप्त होता है। बाद में बीरबल ने गोपाल से कहा, तुमने अपने स्वार्थ में आकर थाली में अतिरिक्त रंग मिलाकर उसे जादुई दिखाने का प्रयास किया, परंतु सच्चाई यह है कि असली स्वाद केवल मेहनत और प्राकृतिक गुणों में निहित होता है। गोपाल को अपनी गलती का बोध हुआ। उसने कबूल किया, महाराज, मैंने केवल अपने व्यापार में लाभ के लिए ऐसा किया था। मैं यह नहीं जानता था कि यह धोखा है। बाद में महाराज अकबर ने कहा, मेरे दरबार में केवल सच्चाई और ईमानदारी का स्थान है। जो अपने स्वार्थ में आकर दिखावे से काम करता है, वह अंततः अपनी ही प्रतिष्ठा खो देता है। असली चमत्कार वही है जो अपने भीतर की मेहनत और नैतिकता से उत्पन्न होता है। अकबर ने गोपाल को कड़ी सजा सुनाई और आदेश दिया कि भविष्य में सभी व्यापारिक कार्यों में पारदर्शिता अनिवार्य होगी। एक समय की बात है जब राज्य में प्रकृति की सुंदरता चरम पर थी। महल के उपवन में रंग बिरंगे फूल खिले थे और मधुर संगीत गूंज रहा था। इसी बीच एक छोटी सी चिड़िया, जिसकी चहचहाहट सभी का मन मोहित कर देती थी, रोज महल के उपवन में अपने कलश में कुछ फूल, पत्ते और छोटे छोटे सुंदर पदार्थ इकट्ठा करती थी। दरबार में यह बात चर्चा का विषय बन गई कि इस चिड़िया का कलश अद्भुत किस्म का है और उसमें छिपा है सौभाग्य का राज। एक दिन एक चतुर व्यापारी, जिसका नाम देव विक्रम था, महल में आया। उसने बड़े गर्व से कहा, महाराज, मेरी चतुराई का जवाब नहीं। मैंने देखा है कि यह चिड़िया रोज अपने कलश में ऐसे फूल भरती है जो न केवल सौंदर्य बढ़ाते हैं, बल्कि उन फूलों के संग एक रहस्यमयी ऊर्जा भी संचारित होती है। यदि आप चाहें तो मैं इस चिड़िया के कलश का रहस्य उजागर कर सकता हूँ। इस दावे पर कई दरबारियों में उत्सुकता और संशय दोनों फैल गए। बादशाह अकबर ने देव विक्रम से कहा, अपना दावा प्रमाणित करो। कल से मैं तुमसे सुनूंगा कि यह चिड़िया के कलश में वास्तव में क्या है। देव विक्रम ने तुरंत कहा, महाराज, कल ही मैं आपको सच्चाई दिखाऊंगा। अगले दिन बीरबल ने स्वयं उपवन में जाकर उस चिड़िया का निरीक्षण करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि चिड़िया दिन भर उड़ान भरती रहती और अपने कलश में रोज नए नए पदार्थ भरती रहती थी। बीरबल ने अपने ध्यान से देखा कि चिड़िया के द्वारा इकट्ठा किए गए फूलों में से कुछ प्राकृतिक रूप से सुंदर थे, परंतु उनमें से कुछ में अनोखी चमक और आकृति थी, मानो उनमें कोई छुपा हुआ संदेश हो। उन्होंने गुप्त तौर पर उस चिड़िया के कलश का निरीक्षण किया और पाया कि उसमें एक एक फूल के साथ एक छोटा सा निशान बना हुआ था, जो प्रत्येक फूल पर अलग अलग प्रतीत होता था। बीरबल ने राजमहल में एक सभा बुलाई और देव विक्रम से कहा, जहां पनाह, मैंने चिड़िया के कलश का निरीक्षण किया है। अब मैं आप सभी को एक प्रयोग दिखाता हूँ। उन्होंने आदेश दिया कि सभी दरबारियों में से एक एक व्यक्ति को बुलाकर उस फूल को ध्यान से देखा जाए और उसका अर्थ बताया जाए। एक एक करके दरबारियों ने फूलों के निशानों का विश्लेषण किया, पर किसी को स्पष्ट उत्तर न मिला। अंततः बीरबल ने कहा, सच्चाई यह है कि यह चिड़िया प्राकृतिक रूप से सुंदर फूल इकट्ठा करती है, परंतु देव विक्रम ने अपने स्वार्थ में आकर इन फूलों के साथ कुछ रासायनिक रंग मिलाने का प्रयास किया था, ताकि फूल और भी चमकीले दिखें। बीरबल ने आगे खुलासा किया, इस प्रक्रिया में कुछ फूलों पर छिपे निशान रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण बन गए हैं, जो असली प्राकृतिक चमक से मेल नहीं खाते। देव विक्रम ने इस छल से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की,
ताकि वह स्वयं अपने व्यापारिक लाभ के लिए इन फूलों का दाम बढ़ा सके। बाद में महाराज अकबर ने देव विक्रम को दरबार में बुलाकर कहा, मेरे राज्य में केवल सत्य और ईमानदारी का ही स्थान है। तुमने अपने स्वार्थ में आकर प्रकृति की सुंदरता को छिपा दिया। सच्चा सौभाग्य वही है जो प्राकृतिक गुणों में निहित होता है, न कि केवल दिखावे में। देव विक्रम को अपनी गलती का बोध हुआ और उसे कड़ी सजा सुनाई गई। बीरबल ने कहा, असली ज्ञान और सौंदर्य केवल ईमानदारी, परिश्रम और स्वाभाविकता में होते हैं। हमें अपनी प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, न कि उसे छलकपट से विकृत करना। एक समय जब अंधेरा अपने चरम पर था और महल के चारों ओर केवल चुप्पी थी, तब एक युवक जिसका नाम प्रेमेश था ने महल में प्रवेश किया। प्रेमेश ने बड़े उत्साह से कहा, महाराज, मैं कहता हूँ कि मैं जुगनुओं की चमक से भविष्य का संदेश पढ़ सकता हूँ। इस दावे पर दरबार में हलचल मच गई। कुछ ने विश्वास किया तो कुछ संशय व्यक्त किया। अकबर ने प्रेमेश से कहा, अपना दावा सिद्ध करो, मुझे दिखाओ कि तुम जुगनुओं की रोशनी से सत्य का प्रकाश देख सकते हो। अगली रात जब महल के प्रांगण में अंधेरा छाया हुआ था और चांदनी ने सबको रोशन कर रखा था, तो प्रेमेश ने अपनी बात पर अमल दिखाने का निश्चय किया। उसने महल के पास स्थित एक खुले मैदान में जाकर कई जुगनुओं के समूह को ध्यान से देखा और एक निश्चित दिशा में उड़ते हुए नोट किया। उसने गर्व से कहा, यहाँ जुगनुओं का प्रकाश मुझे बताता है कि कल हमारे राज्य में समृद्धि का वादा है। दरबार में उपस्थित कुछ लोगों ने उसकी बात सुनी और खुशी जाहिर की, पर बीरबल के मन में संशय बना रहा। बीरबल ने गुप्त तौर पर प्रेमेश की गतिविधियों का निरीक्षण करना शुरू किया। रात के अंधेरे में जब सब विश्राम में थे, तो बीरबल ने देखा कि प्रेमेश महल के पास के एक खेत में जाता है। वहां उसने कुछ चमकीले कांच के टुकड़े छुपा रखे थे, जिन्हें उसने विशेष रासायनिक पदार्थ के साथ मिलाया था। इन टुकड़ों ने जुगनुओं की प्राकृतिक चमक में मिलकर एक कृत्रिम तेज प्रकाश उत्पन्न कर दिया, जिसे प्रेमेश ने अपने दावे को साकार करने के लिए उपयोग किया। बीरबल ने तुरंत सबूत एकत्र किए और अगली सुबह दरबार में सभा बुलाई। सभा में बीरबल ने प्रेमेश के दावे का परीक्षण करने के लिए कहा, अब आप सभी देखिए, जुगनुओं का असली प्रकाश स्वयं प्राकृतिक है, बिना किसी बाहरी वस्तु के। उन्होंने प्रेमेश से पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि यदि तुम स्वार्थ में आकर प्राकृतिक चमक में कृत्रिम तत्व मिला दो तो वह असली नहीं रह जाती? प्रेमेश ने झिझकते हुए कबूल किया, महाराज, मैंने सोचा था कि यदि मैं थोड़े से चमकीले टुकड़ों को मिलाऊं तो मेरा दावा और भी मजबूत हो जाएगा। दरबार में सभी मंत्रियों और सेवकों ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तो यह स्पष्ट हो गया कि तुमने स्वार्थ में आकर सत्य को विकृत कर दिया है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे राज्य में केवल सत्य और नैतिकता का ही स्थान है। जो अपने स्वार्थ में आकर प्राकृतिक सौंदर्य को बदल देता है, वह अपने आप को खो देता है। सच्चा प्रकाश वह है जो बिना किसी कृत्रिम चमक के स्वयं प्राकृतिक रूप से उभरता है। अकबर ने प्रेमेश को आदेश दिया कि भविष्य में अपने कार्यों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखे, अन्यथा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। बीरबल ने कहा, यह घटना हमें यह सिखाती है कि असली महानता बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि मन की शुद्धता, नैतिकता और स्वाभाविकता में निहित होती है। एक समय की बात है, राज्य में उत्सव का माहौल था। लोगों में उमंग और उल्लास भर गया था। इसी दौरान एक व्यापारी, जिसका नाम देववल्लभ था, महल आया और बड़े गर्व से कहने लगा, महाराज, मेरे पास ऐसा जूता है जो उड़ सकता है। इसे पहनकर आप आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं और आपके कदम कभी थकते नहीं। इस दावे से दरबार में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने तो उसकी बात पर विश्वास जताया, परंतु बीरबल की आंखों में संशय की झलक साफ दिखाई दे रही थी। अकबर ने आदेश दिया, देववल्लभ, अपने इस चमत्कारी जूते का प्रदर्शन करो, जिससे मुझे सत्य का बोध हो सके।
देववल्लभ ने आत्मविश्वास से कहा, महाराज, कल सुबह मैं आपको दिखाऊंगा कि यह जूता उड़ता है। अगले दिन महल के प्रांगण में एक विशाल सभागार सजाया गया। सभी दरबारियों और आम जनता को आमंत्रित किया गया। देववल्लभ ने अपने स्टाल से एक चमकीले निखरे जूतों का जोड़ा निकाला, जिन पर मनमोहक नक्काशी की गई थी। उसने कहा, यह जूता पहनते ही आप धरती से ऊपर उठकर आकाश में उड़ान भरेंगे। दरबार में सभी ने उत्सुकता से उसे देखने लगा, लेकिन बीरबल ने चुपचाप जूतों की बनावट का गहन निरीक्षण किया। उसने देखा कि जूतों के तल में एक पतली पत्थर की पट्टी छुपी हुई थी, जिसे धोखे से इस प्रकार सजाया गया था कि जब कोई इसे तेजी से चलाता तो उसके कदम हल्के झूलने लगते। बीरबल ने तुरंत देववल्लभ से कहा, महाराज, मुझे अपने जूतों का एक प्रयोग करने दीजिए। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, तुम ही यह परीक्षा कर। बीरबल ने सभागार के बीच में एक सपाट मैदान तैयार करवाया। उन्होंने एक एक करके दरबारियों से कहा, अब आप देववल्लभ के इस जूते को पहनकर चलें। पहले एक मंत्री ने जूते पहनकर कदम रखा। वह तो सामान्य ही चला, परंतु उसका चलना कुछ असहज सा था। दूसरे व्यक्ति ने प्रयास किया, परंतु उसकी चाल में झुलसाहट और संतुलन में कमी दिखाई दी। अंततः बीरबल ने स्वयं एक साधारण सेवक को बुलाया। सेवक ने विनम्रता से जूते पहनकर मैदान में कदम रखा और धीरे धीरे चला। तभी बीरबल ने गहराई से देखा और घोषणा की, देखिए महाराज, यह जूता वास्तव में उड़ता नहीं है, बल्कि इसमें छिपी हुई पत्थर की पट्टी के कारण ऐसे झूलते हैं। यह व्यापारी देववल्लभ ने अपनी चालाकी में आकर केवल यह दिखावा किया कि जूता उड़ सकता है। दरबार में सभी ने जोर से हंसते हुए इस बात पर टिप्पणी की। बाद में महाराज अकबर ने देववल्लभ को बुलाया और कहा, मेरे दरबार में केवल सत्य, ईमानदारी और परिश्रम का स्थान है। तुमने अपने स्वार्थ में आकर जूतों को अद्भुत बताकर सबका भ्रम फैला दिया। देववल्लभ ने शर्मिंदगी से अपना दोष स्वीकार किया। बीरबल ने कहा, सच्ची उड़ान वही है जो मन की शुद्धता और कर्मों की मेहनत से होती है, न कि केवल दिखावे से। कहानी से सीख, असली सफलता केवल सच्चे प्रयासों में निहित होती है, न कि केवल दिखावे में। एक समय की बात है जब राज्य में खूब समृद्धि थी और लोग खुशहाल जीवन जी रहे थे। उसी दौरान एक व्यापारी जिसका नाम गोविंद था, महल में आया और उसने गर्व से घोषणा की, महाराज, मेरे पास ऐसा अद्भुत पत्थर है जो सत्य बोलता है। यह पत्थर हर व्यक्ति की नीयत का पता लगा सकता है और आने वाले कल का पूर्वानुमान भी बता सकता है। इस दावे से दरबार में हलचल मच गई। कुछ ने गोविंद की प्रशंसा की तो कुछ ने संशय व्यक्त किया। अकबर ने तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ, क्या यह पत्थर सच में बोलता है या फिर यह केवल दिखावे का हिस्सा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो ही जाता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इस रहस्य का परीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने गोविंद के पत्थर का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि पत्थर का बाहरी रूप अत्यंत सुंदर था, परंतु उसमें से कभी कभी कुछ अजीब सी ध्वनि सुनाई देती थी। बीरबल ने पत्थर के आसपास के वातावरण, उसके तापमान और हलचल का भी निरीक्षण किया। दरबार के कुछ सज्जनों ने बताया कि गोविंद अक्सर रात में पत्थर के पास अकेले बैठकर कुछ करते दिखते हैं। बीरबल ने गुप्त तौर पर एक योजना बनाई और एक निश्चित रात, जब सभी महल में विश्राम में थे, उसने स्वयं पत्थर के पास बैठकर उसकी जांच की। उस रात पत्थर से अचानक एक हल्की सी घंटी की ध्वनि निकली, जिससे बीरबल का ध्यान और भी तेज हो गया। अगले दिन बीरबल ने गोविंद को दरबार में बुलाया और सभी के सामने कहा, जहां पनाह, मैंने इस पत्थर का रहस्य उजागर कर दिया है। फिर उन्होंने गोविंद से पूछा, बताओ, क्या तुमने कभी पत्थर में कोई छुपा हुआ यंत्र लगाया था?
गोविंद ने घबराहट से कबूल किया, महाराज, मैंने तो केवल यह सोचा था कि यदि मैं इस पत्थर में एक छोटी घंटी छुपा दूं, तो वह मेरे दावे को सच्चा दिखेगा। मैंने रात में धीरे धीरे उस घंटी को बजने के लिए प्रबंध किया था, जिससे यह प्रतीत हो कि पत्थर स्वयं बोल रहा है। दरबार में सभी मंत्रियों और सज्जनों ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तो स्पष्ट हो गया कि यह केवल एक छल है। बीरबल ने आगे कहा, देखिए, असली ज्ञान वही है जो बिना किसी छल के अपने आप में सच्चाई प्रकट करे। केवल बाहरी दिखावे से सत्य का मोल नहीं लगाया जा सकता। अकबर ने गंभीर स्वर में आदेश दिया, गोविंद, तुम्हारे इस छल से मेरे दरबार में भ्रम फैल गया है। अब से मेरे राज्य में केवल सत्य और ईमानदारी का ही स्थान होगा। एक समय था जब राज्य के बगीचे में हरितिमा की बहार थी। फूलों की महक, पत्तों की सरसराहट और चहकती चिड़ियों का संगीत वातावरण को आनंदमय बना रहा था। उसी दौरान महल के उपवन में एक गिलहरी दिखाई दी, जिसकी चाल कुछ अलग थी। वह रोज बड़े चाव से मेवे इकट्ठा कर ले जाती थी, परंतु उन मेवों का पता कहीं नहीं चलता था। यह बात सुनकर राज्य में चर्चा छिड़ गई। कुछ लोगों ने कहा, यह गिलहरी निश्चित ही कुछ छुपा रही है। तब महाराज अकबर ने अपने प्रिय सलाहकार बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ कि इस गिलहरी के विचित्र व्यवहार के पीछे क्या कारण है और क्या इसमें कोई सच्चाई निहित है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इस रहस्य को उजागर कर दूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने गुप्त तौर पर गिलहरी के उपवन में आने जाने का लेखा जोखा रखा। उन्होंने देखा कि गिलहरी हर दिन कुछ मेवे तोड़कर ले जाती थी, परंतु वह मेवे कहीं गायब हो जाते थे। दरबार के कुछ कर्मचारियों ने बताया, हमें अक्सर देखा गया है कि गिलहरी के साथ एक नौकर, जिसका नाम मोहन था, गुपचुप घूमता रहता है। बीरबल ने मोहन की गतिविधियों पर नजर रखी और धीरे धीरे पता चला कि मोहन स्वार्थ में आकर गिलहरी को प्रशिक्षित करता था। वह अपने निजी लाभ के लिए गिलहरी द्वारा चुराए मेवों को छुपाकर बाद में उन्हें उठाकर बेच देता था। इस बात का सबूत पाने के लिए बीरबल ने एक रात गुप्त निगरानी का प्रबंध किया। अंधेरी रात में जब सभी लोग विश्राम में थे, बीरबल ने देखा कि मोहन चुपचाप गिलहरी के पीछे पीछे खेत की ओर गया। वहां उसने देखा कि मोहन ने एक छोटे से संदूक के पास जाकर गिलहरी से प्राप्त मेवों को इकट्ठा कर रखा था। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया कि मोहन को पकड़ लिया जाए। पकड़े जाने पर मोहन ने घबराहट में कबूल किया, जहांपनाह, मैंने सोचा था कि यदि मैं गिलहरी की मदद से महल के कीमती मेवों को छुपा लूं, तो मैं अपने परिवार के लिए कुछ अतिरिक्त धन कमा सकूंगा। इस खुलासे से दरबार में सभी के चेहरों पर हैरानी और हंसी छा गई। महाराज अकबर ने गंभीरता से कहा, मेरे राज्य में केवल सत्य, ईमानदारी और सहयोग का ही स्थान है। स्वार्थ में आकर धोखाधड़ी करने से व्यक्ति अपनी ही प्रतिष्ठा खो देता है। उन्होंने मोहन को कड़ी सजा सुनाई और आदेश दिया कि भविष्य में सभी कर्मचारियों पर सख्त निगरानी रखी जाए। बीरबल ने आगे कहा, यह घटना हमें यह सिखाती है कि सच्ची महानता वही है जो अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की भलाई में योगदान दे। एक समय की बात है जब राज्य में साहित्य और कला की महत्ता चरम पर थी। दरबार में एक कवि आया जिसका नाम मयंक था। मयंक ने दावा किया, महाराज, मेरी रचित कविताओं में ऐसी शक्ति है कि वे किसी भी व्यक्ति के हृदय में छिपी भावनाओं को उजागर कर देती हैं। मेरी कविताएं सुनकर आपके दरबार में प्रेम, सद्भाव और सच्चाई का प्रकाश फैल जाएगा। महाराज अकबर को मयंक का यह दावा अत्यंत प्रभावशाली लगा। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, मयंक, अपनी कविता सुनाओ, जिससे हम सत्य की चमक देख सकें। दरबार में सभी उपस्थित हुए, पर बीरबल की आंखों में संशय था, क्योंकि मयंक की रचित कविता में कुछ अपरिचित शब्दों की गूंज सुनाई दे रही थी। मयंक ने मंच पर आकर भव्यता से अपनी कविता का आरंभ किया। उसकी कविता में प्रेम, वीरता,
और नैतिकता का अद्भुत वर्णन था। दरबार में उपस्थित मंत्रियों ने उसकी कविता की प्रशंसा की। कुछ ने कहा, यह तो अत्यंत भावपूर्ण है, मानो इसमें लेखक की आत्मा बसती है। लेकिन बीरबल ने ध्यानपूर्वक सुना और पाया कि कई पंक्तियां और वाक्यांश पहले से प्रसिद्ध कवियों की कविताओं से मेल खाते थे। बीरबल ने तुरंत मयंक से पूछा, क्या तुमने यह कविता स्वयं लिखी है? मयंक ने झिझकते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, मैंने अपने विचारों को एकत्रित करके इसे लिखा है। पर बीरबल ने स्वयं पुस्तकालय में जाकर पुराने कविता संग्रहों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि मयंक की कविता के कई अंश पूर्व में प्रसिद्ध कवियों द्वारा रचित कविताओं से समान थे। दरबार में सबकी निगाहें बीरबल की ओर थीं, जिन्होंने सबूत के रूप में कुछ प्राचीन कविताओं की पंक्तियां प्रस्तुत की। बीरबल ने सभा में घोषणा की, जहां पनाह, असली कविता वही होती है जिसमें लेखक के अपने विचार और भावनाएं प्रकट होती हैं। मयंक ने अपने स्वार्थ में आकर दूसरों की कविताओं का उधार लेकर यह दावा कर दिया कि उसकी कविताएं अद्वितीय हैं। मयंक को अपनी गलती का बोध हुआ और उसने शर्मिंदगी से कबूल किया, महाराज, मैंने अपने लालच में आकर दूसरों की रचनाओं को अपने रूप में पेश किया। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे दरबार में केवल ईमानदारी और सच्चाई का स्थान है। कला केवल दिखावे से नहीं, बल्कि अपने भीतर की मौलिकता से महान बनती है। मयंक ने अपनी गलती मान ली और भविष्य में अपने शब्दों को स्वयं रचित करने का संकल्प लिया। एक समय की बात है जब राज्य में शिक्षा का दौर चरम पर था। एक दिन एक विद्वान, जिसका नाम विनायक था, महल में आया और बड़े गर्व से बोला, महाराज, मेरे पास एक अद्भुत खान है जहां से तुरंत ज्ञान की बूंदें निकलती हैं। इस खान का जल पीते ही व्यक्ति के मन में अतुलनीय बुद्धिमत्ता जागृत हो जाती है। दरबार में इसकी चर्चा फैल गई। कुछ मंत्रियों ने विनायक की बात पर आस्था जताई, पर बीरबल की आंखों में संशय की झलक साफ दिखाई दी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ, क्या यह खान सच में ज्ञान का दान करता है या फिर यह केवल दिखावे का खेल है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, सत्य का प्रकाश समय के साथ ही प्रकट हो जाता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इस रहस्य को उजागर कर दूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने विनायक द्वारा प्रस्तुत खान का गहन निरीक्षण किया। वह खान एक प्राचीन कुना था, जिसे विद्या का प्रतीक माना जाता था। दरबार के कर्मचारियों से पूछताछ करने पर पता चला कि विनायक हर दिन उस खान से पानी निकालकर अपने शिष्यों को ज्ञान सिखाने का दावा करता था। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि उस पानी में कुछ असामान्य चमक थी। गुप्त निगरानी के दौरान उन्होंने देखा कि विनायक खान के तल में एक छोटी सी पत्थर की संरचना छुपा रखता था, जिसे वह रात में अपने लाभ के लिए निकाल लेता था, जिससे पानी की चमक बढ़ जाती थी। अगले दिन दरबार में बीरबल ने सभा बुलाई और विनायक से पूछा, विनायक जी, क्या यह ज्ञान की बूंदें वास्तव में आपकी मेहनत का फल है? विनायक ने गर्व से कहा, महाराज, यह ज्ञान का अद्भुत जल है। फिर बीरबल ने आदेश दिया, अब सभी दरबार के सदस्यों को खान से पानी लेकर उसका स्वाद चखना है। जब सभी ने पानी चखा तो कोई भी चमत्कारिक बुद्धिमत्ता का अनुभव नहीं हुआ। बीरबल ने घोषणा की, यह स्पष्ट हो गया कि यह खान असली ज्ञान का दान नहीं करता। विनायक ने अपने स्वार्थ में आकर उस खान में एक पत्थर छुपा रखा था, जिससे पानी की चमक बढ़कर ज्ञान का जादू दिखाने का भ्रम पैदा होता था। दरबार में सभी मंत्रियों ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तो स्पष्ट हो गया कि यह केवल दिखावे का खेल था। महाराज अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे राज्य में केवल सत्य, ईमानदारी और परिश्रम का ही स्थान है। सच्चा ज्ञान केवल अनुभव, मेहनत और नैतिकता से प्राप्त होता है, न कि केवल दिखावे से। जो भी व्यक्ति स्वार्थ में आकर छलकपट करेगा, उसकी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी। विनायक ने शर्मिंदगी से कबूल किया, महाराज,
मैंने केवल अपने पुराने ग्रंथों से प्रेरणा लेकर यह दावा किया था। अब मैं सच्चे ज्ञान की खोज में लग जाऊंगा। बीरबल ने कहा, देखिए जहां पनाह, सच्चा ज्ञान वही है जो अपने अंदर की शुद्धता, अनुभव और परिश्रम से मिलता है। एक समय का वर्णन है जब राज्य में धन दौलत और व्यापार का बोलबाला था। एक व्यापारी जिसका नाम सुरेश था, महल में आया और बड़े गर्व से घोषणा की, महाराज, मेरे पास एक अद्भुत अंगूठी है जिसे पहनते ही व्यक्ति की संपत्ति दोगुनी हो जाती है और उसका भाग्य बदल जाता है। दरबार में सुरेश के दावे पर चर्चा होने लगी। कुछ ने उसकी बात पर आस्था जताई, पर बीरबल के मन में संशय के बीज उग आए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ कि क्या यह अंगूठी सच में अद्भुत है या यह केवल दिखावे का खेल है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो जाता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसका रहस्य उजागर कर दूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने सुरेश द्वारा पेश की गई अंगूठी का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि अंगूठी का बाहरी स्वरूप तो अत्यंत आकर्षक था, पर उसमें एक सूक्ष्म सी दरार भी थी जिसे ध्यान से देखने पर पाया गया। दरबार के लेखाकारों ने बताया कि सुरेश ने अपने व्यापार में अचानक से वृद्धि का दावा किया, पर उसकी संपत्ति में कोई वास्तविक वृद्धि नहीं हुई थी। गुप्त निगरानी के दौरान बीरबल ने पाया कि सुरेश अक्सर रात में अंगूठी को छुपाकर रखता था और कुछ दिनों बाद जब वह दरबार में उसका प्रदर्शन करता तो अंगूठी की चमक में अनावश्यक चमक बढ़ा दी जाती थी। अगले दिन दरबार में सभा बुलाई गई। बीरबल ने सभी व्यापारियों और मंत्रियों से आग्रह किया कि वे अपनी अंगूठियां प्रदर्शित करें। एक एक करके सभी ने अपनी अंगूठियां निकाली, जिनकी चमक स्वाभाविक थी, पर सुरेश की अंगूठी में वह अतिरिक्त चमक और चमकदार निशान साफ दिखाई देने लगे। बीरबल ने सबके सामने सुरेश से पूछा, क्या तुमने अपनी अंगूठी में कुछ मिलाकर इसे जादुई दिखाने का प्रयास किया है? सुरेश ने झिझकते हुए कबूल किया, महाराज, मैंने सोचा कि यदि मैं इसमें कुछ कृत्रिम चमक मिला दूं तो मेरा दावा और प्रभावशाली दिखाई देगा, जिससे मेरा व्यापार बढ़ेगा। दरबार में सभी ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तो स्पष्ट हो गया कि यह केवल दिखावे का खेल है। महाराज अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे राज्य में केवल सत्य, ईमानदारी और नैतिकता का ही स्थान है। जो भी अपने स्वार्थ में आकर छलकपट करता है, उसकी प्रतिष्ठा अंततः समाप्त हो जाती है। असली धन और सफलता केवल मेहनत, ईमानदारी एवं नैतिकता से प्राप्त होती है, न कि केवल दिखावे से। सुरेश को अपनी गलती का बोध हुआ और उसे कड़ी सजा सुनाई गई। बीरबल ने अंत में कहा, सच्चा ज्ञान वह है जो अपने अंदर की सच्चाई और नैतिकता को अपनाए। एक समय की बात है जब राज्य में अंधेरे का प्रकोप था और लोगों के मन में आशा की किरण ढूंढने की तड़प थी। उस समय दरबार में एक विद्वान आया जिसका नाम वीरेंद्र था। उसने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरे पास एक ऐसी मोमबत्ती है जो बिना किसी तेल के भी निरंतर जलती रहती है। इस मोमबत्ती की ज्योति देखकर मन में असीम प्रकाश और ज्ञान का संचार होता है। यह दावे सुनकर दरबार में हलचल मच गई। कुछ ने वीरेंद्र की तारीफ की तो कुछ ने संशय जताया। महाराज अकबर ने अपने प्रिय सलाहकार बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ कि यह मोमबत्ती सच में इतनी चमत्कारी है या यह केवल दिखावे का खेल है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो ही जाता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसका रहस्य खोल दूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने वीरेंद्र द्वारा प्रदर्शित मोमबत्ती का गहन निरीक्षण किया। मोमबत्ती देखने में तो अत्यंत सुंदर थी, परंतु बीरबल ने गौर किया कि जब मोमबत्ती जलती है तो उसके तापमान में हल्की सी असमानता नजर आती है। दरबार के कुछ कर्मचारियों ने बताया कि वीरेंद्र अक्सर रात में अपनी मोमबत्ती के पास अकेले अकेले बैठकर कुछ पदार्थ छिपाता था।
बीरबल ने गुप्त निगरानी लगाई और पाया कि वीरेंद्र मोमबत्ती के नीचे एक छोटे से पात्र में एक अजीब सी रासायनिक द्रव रखता था, जिसे वह मोमबत्ती में मिलाता था। इस द्रव के मिलाने से मोमबत्ती की ज्योति सामान्य से अधिक चमकदार प्रतीत होती थी और उसका जलना भी लंबा चलता था। अगले दिन महाराज अकबर ने दरबार में सभी विद्वानों एवं मंत्रियों को बुलाकर मोमबत्ती का प्रदर्शन करवाया। वीरेंद्र ने मोमबत्ती जलाकर दिखाया, परंतु बीरबल ने सूक्ष्मता से देखा कि मोमबत्ती के तले लगे द्रव के कुछ अंश साफ दिख रहे थे। बीरबल ने दरबार में घोषणा की, जहांपनाह, असली चमत्कार वह नहीं होता जो केवल दिखावे का सहारा लेता है। यह मोमबत्ती वास्तव में बिना तेल के जलती नहीं है, बल्कि वीरेंद्र ने अपने स्वार्थ में आकर इसमें एक रासायनिक द्रव मिला दिया है, जिससे यह अधिक चमकदार प्रतीत होती है। दरबार में सभी मंत्रियों ने हंसते हुए कहा, अब तो स्पष्ट हो गया कि यह केवल छल का खेल था। महाराज अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे राज्य में केवल सत्य और नैतिकता का ही स्थान है। जो भी अपने स्वार्थ में आकर छल करेगा, उसकी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी। वीरेंद्र को अपनी गलती का बोध हुआ और उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली। एक समय की बात है जब राज्य में संगीत का उत्साह चरम पर था। दरबार में हर प्रकार की कला और संगीत का प्रदर्शन होता रहता था। उसी दौरान एक बांसुरी वादक, जिसका नाम अमृत था, महल में आया। उसने बड़े गर्व से घोषणा की, महाराज, मेरी बांसुरी में ऐसा जादू है कि इसे सुनते ही सबसे कठोर हृदय भी प्रेम और शांति से भर जाता है। मेरी धुन से मन में उल्लास उमड़ जाता है और सबकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस दावे से दरबार में चर्चा छिड़ गई। कुछ ने अमृत की कला की प्रशंसा की तो कुछ में संशय के बीज उग आए। महाराज अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ कि क्या वास्तव में अमृत की बांसुरी में वह अद्भुत शक्ति है या यह केवल दिखावे का खेल है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो जाता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसका रहस्य खोल दूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने अमृत की बांसुरी का गहन निरीक्षण किया। अमृत रोज दरबार में अपनी बांसुरी बजाता था और उसकी मधुर धुन से कुछ मंत्रियों के मन में तो हल्की सी चहलकदमी हो जाती थी, पर बीरबल ने गौर किया कि अमृत की बांसुरी से निकली धुन में कहीं कहीं असामान्यता थी। दरबार के कुछ कर्मचारियों ने बताया, अमृत अक्सर अपनी बांसुरी बजाने से पहले महल के पिछवाड़े में कुछ समय अकेले बैठकर अभ्यास करता है। बीरबल ने गुप्त निगरानी लगाई। एक रात उन्होंने देखा कि अमृत अपने उपकरण के नीचे से कुछ पतले तार निकालता हुआ दिखा, जिन्हें वह बांसुरी में छुपा देता था। यह तार उसे कुछ अतिरिक्त सुर देने में मदद करते थे, जिससे उसकी धुन में असली संगीत की जगह कुछ कृत्रिम प्रभाव उभर आते थे। अगले दिन बीरबल ने महाराज के समक्ष सभा बुलाई और अमृत से पूछा, अमृत, तुमने अपनी बांसुरी में क्या छुपा रखा है? अमृत ने डरते हुए कबूल किया, महाराज, मैंने सोचा कि यदि मैं अपनी बांसुरी को कुछ अतिरिक्त तारों से सजाऊं तो मेरी धुन और प्रभावशाली बनेगी और लोग मुझे अधिक सराहेंगे। मैंने यह छल किया कि मेरा दावा सच प्रतीत हो। दरबार में सभी मंत्रियों और सेवकों ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तो स्पष्ट हो गया कि यह केवल दिखावे का खेल था। महाराज अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे राज्य में केवल सत्य, ईमानदारी और नैतिकता का स्थान है। संगीत का असली सौंदर्य केवल बाहरी सजावट में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई, मन की शुद्धता और हार्दिक भावनाओं में निहित होता है। अमृत, तुमने स्वार्थ में आकर अपनी कला को झूठे ढंग से सजाया, जिससे तुमने सबका विश्वास तोड़ा है। बीरबल ने आगे कहा, सच्चा संगीत वही है जो बिना किसी छल के अपने अंदर के सद्गुणों और अनुभवों से प्रकट होता है। केवल दिखावे से इंसान के मन में उमंग नहीं, बल्कि सच्चाई का प्रकाश भरता है।
अकबर ने आदेश दिया कि अमृत को अपनी गलती स्वीकार करनी होगी और उसे सुधार के मार्ग पर चलने का अवसर दिया जाएगा। एक समय की बात है जब राज्य में व्यापार और वास्तुकला की चर्चा चरम पर थी। कई व्यापारी अपनी सफलताओं का दावा करते थे, पर एक व्यापारी जिसका नाम सुधीर था ने महल में प्रवेश कर दिखावा किया कि उसने एक ऐसा कांच का घर बनाया है जो अद्वितीय पारदर्शिता, सुंदरता और मजबूती का प्रतीक है। सुधीर ने बड़े गर्व से कहा, महाराज, मेरा यह कांच का घर न केवल देखने में अत्यंत सुंदर है, बल्कि इसकी दीवारें इतनी मजबूत हैं कि कोई भी उसे तोड़ नहीं सकता। इसे देखने से आपके मन में स्वप्न और आशा की नई किरण जग उठेगी। दरबार में उसकी बात सुनकर उत्साह फैल गया, पर बीरबल की आंखों में संशय की झलक थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ, क्या सुधीर का यह कांच का घर सचमुच अद्भुत है या यह केवल दिखावे का खेल है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो ही जाता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसका रहस्य खोल दूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने सुधीर के द्वारा निर्मित कांच के घर का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि घर की बाहरी दीवारें तो अत्यंत सुंदर और चमकदार थीं, परंतु जब बीरबल ने घर के भीतर के निर्माण का जायजा लिया तो उन्हें कुछ असामान्य प्रतीत हुआ। दरबार के कुछ कारीगरों ने बताया कि सुधीर ने निर्माण में महंगे कांच के बजाय सस्ते कांच का उपयोग किया था, जिन्हें विशेष तरीके से सजाकर महंगा दिखाया गया था। बीरबल ने गुप्त निगरानी के दौरान पाया कि सुधीर अक्सर रात में अपने घर के कुछ हिस्सों में जाकर उन सस्ते कांच के टुकड़ों को चुपचाप छुपा देता था। ऐसा प्रतीत होता था कि वह अपनी असली निर्माण गुणवत्ता छुपाना चाहता है। अगले दिन महाराज अकबर ने दरबार में सभा बुलाई। बीरबल ने सभी कारीगरों और संबंधित लोगों के सामने सुधीर के कांच के घर का निरीक्षण करवाया। जब विशेषज्ञों ने घर की दीवारों और संरचना का गहन विश्लेषण किया तो स्पष्ट हो गया कि बाहरी रूप से तो यह घर अत्यंत सुंदर दिखता है, परंतु अंदर की दीवारें सस्ती कांच से बनी थी, जिनकी मजबूती और दीर्घकालिकता में कमी थी। बीरबल ने महाराज के समक्ष घोषणा की, जहां पनाह, सुधीर ने अपने स्वार्थ में आकर इस कांच के घर को महंगा दिखाने के लिए सस्ते कांच का उपयोग किया है। असली महत्ता उस निर्माण में निहित होती है जो स्थायी, मजबूत और सच्चे गुणों से युक्त हो। सुधीर को अपनी गलती का बोध हुआ और उसने झिझकते हुए कबूल किया, महाराज, मैंने केवल अपने व्यापार में लाभ के लिए यह छल किया था। मैं नहीं जानता था कि असली सफलता केवल दिखावे में नहीं, बल्कि सच्ची गुणवत्ता और ईमानदारी में निहित होती है। महाराज अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे राज्य में केवल सत्य, नैतिकता और उत्कृष्टता का ही स्थान है। जो भी व्यक्ति स्वार्थ में आकर छल करेगा, उसकी प्रतिष्ठा अंततः समाप्त हो जाएगी। सच्ची समृद्धि और सफलता केवल सच्ची मेहनत, ईमानदारी एवं गुणवत्ता से प्राप्त होती है। बीरबल ने आगे कहा, देखिए जहां पनाह, असली कांच का घर वह होता है जो अंदर से मजबूत हो, न कि केवल बाहरी दिखावे से। महाराज ने सुधीर को कड़ी सजा सुनाई और आदेश दिया कि भविष्य में ऐसे सभी निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और नैतिकता का पालन किया जाए। एक समय की बात है जब रात का अंधेरा राजमहल पर छाया रहता था और दरबार में सभी लोग थकान के साये में होते थे। उस समय एक नौकर जिसका नाम रमेश था महल में आया और बड़े उत्साह से बोला, महाराज, मेरे पास एक ऐसी लालटेन है जिसकी रोशनी इतनी तेज और स्वाभाविक है कि अंधेरी रात भी उज्ज्वल लगने लगती है। इसे जलाने से मन में आशा की किरण जाग उठती है। दरबार में इस दावे से उत्सुकता फैल गई। कुछ ने रमेश की बात पर विश्वास जताया, पर बीरबल की आंखों में संशय की झलक साफ दिखाई दे रही थी। महाराज अकबर ने कहा, बीरबल, बताओ कि क्या यह लालटेन वास्तव में अद्भुत है या यह केवल दिखावे का खेल।
बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो ही जाता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसका रहस्य खोल दूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने रमेश के लालटेन का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि रमेश हर रात अपनी लालटेन लेकर महल के आंगन में आता था और उसे बड़े गर्व से जलाता था। लालटेन देखने में तो साधारण लकड़ी का बना था, परंतु जब उसे जलाया जाता तो उसकी रोशनी में एक अजीब सी चमक होती जो दूसरों की लालटेन से अलग प्रतीत होती थी। दरबार के कुछ कर्मचारियों ने बताया, रमेश अक्सर रात में अकेले लालटेन के पास बैठकर कुछ सामान छुपाता दिखता है। बीरबल ने गुप्त निगरानी लगाई और देखा कि रमेश लालटेन की रोशनी बढ़ाने के लिए उसके अंदर एक छोटी सी बोतल से कुछ तरल पदार्थ मिलाता था। उन्होंने यह भी पाया कि लालटेन की रोशनी में जो चमक आ रही थी वह स्वाभाविक रोशनी से कहीं अधिक कृत्रिम लग रही थी। अगले दिन महाराज अकबर ने दरबार में सभा बुलाई। बीरबल ने सभी के सामने रमेश के लालटेन का प्रदर्शन कराया। सबसे पहले बीरबल ने लालटेन को बिना किसी मिलावट के जलाकर दिखाया। उस लालटेन की रोशनी स्वाभाविक और नरम थी, जो अंधेरी रात में मधुर प्रकाश बिखेरती थी। फिर उन्होंने रमेश की लालटेन को जलाने का आदेश दिया। रमेश ने लालटेन में से वह तरल पदार्थ मिलाया, जिससे लालटेन की रोशनी अचानक से बहुत तेज और चमकीली हो गई, परंतु उसकी चमक में एक अजीब सा झिलमिलाहट भी देखने को मिली। बीरबल ने सभा में कहा, जहांपनाह, असली रोशनी वह है जो स्वाभाविक रूप से आती है। रमेश ने अपने लालटेन में एक कृत्रिम चमक बढ़ाने वाला पदार्थ मिला दिया, जिससे यह रोशनी असली प्राकृतिक चमक से भटक गई। दरबार में उपस्थित सभी मंत्रियों ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तो स्पष्ट हो गया कि यह केवल दिखावे का खेल है। महाराज अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे राज्य में केवल सत्य, नैतिकता और ईमानदारी का ही स्थान है। जो भी व्यक्ति अपने स्वार्थ में आकर छलकपट करता है वह अंततः अपनी ही प्रतिष्ठा खो देता है। सच्ची रोशनी, चाहे वह इंसान के अंदर की हो या प्रकृति की, केवल उसकी स्वाभाविकता से प्रकट होती है, न कि किसी कृत्रिम चमक से। रमेश को अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी और उसे उपयुक्त सजा दी गई। बीरबल ने आगे कहा, सच्चाई और नैतिकता से ही जीवन में स्थायी चमक आती है। एक दिन बादशाह अकबर अपने राजमहल में विराजमान थे। उसी दिन एक भटकता फकीर महल में आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वह बड़े धूमधाम से बोलता हुआ प्रवेश किया। उसने कहा, महाराज, मेरे पास ऐसी विद्या है कि मैं पानी को रस में परिवर्तित कर सकता हूँ, जिससे मन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। कुछ ने फकीर की प्रशंसा की तो कुछ ने उसकी बातों पर संदेह जताया। अकबर ने उत्सुकता से फकीर से पूछा, बताओ यह विद्या कैसी है? इसका प्रमाण दिखाओ। फकीर ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यदि मैं अपने वचन का पालन करूं तो एक दिन में ही यह चमत्कार सिद्ध हो जाएगा। कृपया मुझे कुछ समय दीजिए। अकबर ने आदेश दिया कि फकीर को महल में एक दिन का अवसर दिया जाए। बीरबल, जो सदैव सूझबूझ और विवेक से परिपूर्ण रहते थे, ने फकीर की बातों में संशय किया, परंतु उन्होंने उसे आजमाने का निर्णय लिया। अगले दिन सुबह महल के बाहर एक विशाल तालाब था, जहां ताजगी से भरपूर जल बह रहा था। बीरबल ने फकीर से कहा, फकीर, तुम तालाब से जल लेकर आओ और उसे पियो। यदि तुम सच में उस विद्या के दावेदार हो तो तुम्हारे मन में हर्ष और उल्लास भर जाना चाहिए। फकीर ने आदेश मानकर तालाब से जल भरा और महल में प्रवेश कर गया। जब फकीर ने जल पीना आरंभ किया तो कुछ देर बाद उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरने लगी, परंतु अचानक ही वह आंसू बहाने लगा। दरबार में उपस्थित सभी मंत्रियों और सेवकों के चेहरे पर हैरानी छा गई। अकबर ने पूछा, फकीर, तुमने जल पीकर ऐसा क्यों किया? फकीर ने धीमे स्वर में कबूल किया, महाराज, मैंने जल पिया,
पर मेरे मन में अतीत के दुख और पीड़ा की छाया पहले से ही थी। वह विद्या जो मैं बताता हूँ केवल उस अवस्था में सिद्ध होती है जब मन पूर्णतया निर्मल हो। मैं स्वयं अपने भीतर की अशुद्धता से जूझ रहा हूँ, इस कारण मेरा मन उस चमत्कार का अनुभव नहीं कर पाया। तब बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहाँ पनाह असली चमत्कार वह है जो बाहरी चमकदमक से नहीं बल्कि मन की शुद्धता और संतोष से प्राप्त होता है। यह फकीर अपने वचन का पालन करने का प्रयास तो करता है, परंतु उसके भीतर की असंतोष और दुख उसे उस अद्भुत परिवर्तन से वंचित रख देते हैं। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, फकीर, तुम्हारा उद्देश्य केवल अपनी बात सिद्ध करने का नहीं बल्कि यह हमें यह संदेश देना था कि असली सुख बाहरी उपायों में नहीं बल्कि अपने भीतर के शांति और संतोष में निहित है। फकीर ने आंसू पोंछते हुए कहा, महाराज, मैंने तो केवल यह समझा कि यदि मैं स्वयं अपने मन को शुद्ध कर लूं, तभी जल में विद्यमान रस मेरे भीतर भर जाएगा। बीरबल ने आगे कहा, देखो जहांपनाह, यदि मन निर्मल न हो तो कोई भी बाहरी औषधि का चमत्कार हमें प्रसन्नता नहीं दे सकता। अकबर ने गहरी सोच में पड़कर कहा, बीरबल, तुम्हारी बातों में अद्भुत ज्ञान है। हमें स्वयं अपने मन की शुद्धता और संतोष पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही असली सुख का आधार है। उन्होंने फकीर को भी हिदायत दी, अब से तुम अपने मन की सफाई कर अपने दुखों को त्याग दो, तभी तुम सच में उस चमत्कार का अनुभव करोगे। दरबार में सभी ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और फकीर ने भी अपनी भूल स्वीकार कर ली। एक दिन बादशाह अकबर महल के आंगन में विराजमान थे। दिन भर के कार्यों के बाद उन्हें आराम की आवश्यकता महसूस हुई। तभी उनके मन में एक विचार आया, यदि मुझे ऐसी सवारी मिल जाए जो तेज और विश्वसनीय हो तो मैं दूर दराज के इलाकों में बिना थके यात्रा कर सकता हूँ। उन्होंने दरबार में घोषणा की, जो भी मुझे ऐसी सवारी दिखाएगा जो तेज, सुचारू और विश्वसनीय हो, उसे मैं बहुत बड़ा पुरस्कार दूंगा। दरबार में सभी मंत्रियों और कर्मचारियों ने उत्सुकता से अपनी अपनी राय दी। कुछ ने कहा, घोड़ा ही श्रेष्ठ सवारी है क्योंकि उसकी चाल तेज होती है। कुछ ने कहा, बैल और खच्चर भी अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम ही मेरी आंखों का तारा हो। मुझे बताओ, असली सवारी क्या होनी चाहिए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं आपको एक प्रयोग दिखाता हूँ जिससे सच्ची सवारी का चुनाव हो सकेगा। अगले दिन बीरबल ने महल के मुख्य आंगन में 2 सवारी प्रस्तुत की। एक सुंदर घोड़ा था जिसकी चमकदमक देखते ही मन प्रसन्न हो जाता। दूसरी ओर एक साधारण खच्चर था जिसका व्यवहार शांतिपूर्ण था, पर उसकी चाल में एक खास ऊर्जा झलकती थी। बीरबल ने दोनों सवारियों के गुणों का तुलनात्मक विश्लेषण करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, अब मैं दोनों सवारी को कुछ विशेष परीक्षाओं में डालूंगा जिससे उनके असली गुण सामने आ सकें। सबसे पहले दोनों सवारी को एक लंबी दूरी तय करने के लिए भेजा गया। घोड़ा अपनी तेज चाल में तुरंत आगे निकल गया, परंतु बीच रास्ते में वह थक कर कुछ देर रुका और फिर धीमे कदमों से चलने लगा। वहीं खच्चर ने लगातार लेकिन स्थिर गति से चलना जारी रखा। बीरबल ने कहा, देखिए जहांपनाह, घोड़ा तेज जरूर है पर उसका उत्साह क्षणिक है। खच्चर की चाल में निरंतरता और संतुलन है। अगली परीक्षा में दोनों सवारी को भारी बोझ लेकर जाना था। घोड़ा बोझ उठाने में तो अच्छा था, पर जब बोझ बढ़ा तो उसकी चाल में गिरावट आ गई। खच्चर ने भी अपना भरपूर प्रयास किया, पर उसने बिना थके बोझ उठाया और अपनी गति में स्थिरता दिखाई। बीरबल ने घोषणा की, असली सवारी वही होती है जो भारी बोझ के बावजूद संतुलित रहती है। अब अकबर ने दोनों सवारी के बारे में निर्णय लेने का विचार किया। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह,
अब आपको समझ में आ गया कि सच्ची सवारी किसमें निहित है। अकबर ने कहा, परंतु घोड़ा तो तेज है, उसकी सुंदरता भी लाजवाब है। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, सुंदरता क्षणिक होती है, असली मूल्य वह है जो लगातार काम करता है, बिना थके, बिना विचलित हुए। देखिए, खच्चर ने निरंतरता, संयम और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाया। अकबर ने गहरी सोच में पड़ते हुए कहा, बीरबल, तुमने मुझे सच्चाई का प्रकाश दिखा दिया। मैं घोषणा करता हूँ कि इस बार असली सवारी वही है जो निरंतरता और संतुलन से भरपूर हो। इस प्रकार अकबर ने खच्चर को अपना सवारी चुना और उसे राजमहल में विशेष सम्मान दिया। एक समय की बात है जब सूरज अपनी तेज किरणों से धरती को रोशन कर रहा था और दरबार में उत्सव का माहौल था। उस समय एक साधारण व्यक्ति जिसका नाम धनराज था, बार बार अपने खाली थैली के साथ दरबार में आता रहता था और कहता था, महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, केवल यह खाली थैली है। दरबार में लोगों में इस बात को लेकर अलग अलग मत थे। कुछ उसे सच मानते थे तो कुछ को लगता था कि वह केवल दिखावे के लिए ऐसा कहता है। बादशाह अकबर ने एक दिन सोचा, यदि कोई वास्तव में इतना गरीब है तो उसकी स्थिति समझने लायक होनी चाहिए। मुझे यह जानना है कि धनराज की सच्चाई क्या है। उन्होंने अपने प्रिय सलाहकार बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, मुझे धनराज की सच्चाई उजागर करके दिखाओ। यह खाली थैली का रहस्य खोलो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं इस रहस्य को सुलझाकर आपको सच्चाई का बोध कराऊंगा। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए। बीरबल ने धनराज का गहन निरीक्षण करना प्रारंभ किया। उन्होंने देखा कि धनराज रोज दरबार में आता था, परंतु उसकी थैली हमेशा खाली रहती थी। दरबार के कुछ कर्मी बताते थे कि धनराज अक्सर अपने कपड़ों के बीच छुपाकर कुछ धन रखता था, परंतु वह कभी उसे बाहर नहीं लाता। बीरबल ने धीरे धीरे पता लगाया कि धनराज अपने आप को गरीब दिखाने के पीछे एक रहस्य छुपा रहा है। कुछ दिनों बाद बीरबल ने धनराज से निजी तौर पर बात की। उन्होंने विनम्रता से पूछा, धनराज, तुम हमेशा यह दावा करते हो कि तुम्हारी थैली खाली है, पर क्या तुम सच में इतना गरीब हो? धनराज ने कुछ देर सोचकर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मेरी थैली बाहर से खाली ही क्यों दिखाई देती है, इसका एक कारण है। मैं अपने धन का उपयोग चुपके चुपके करता हूँ। मेरे पास छुपी हुई छोटी छोटी बचतें हैं जिन्हें मैं जरूरतमंदों में बांट देता हूँ, इसलिए मेरी थैली हमेशा खाली रहती है। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि धनराज वास्तव में गरीब नहीं है, बल्कि वह अपने धन का आदान प्रदान अपने ही तरीके से करता है। उसने बीरबल से कहा, जहां पनाह, धनराज ने अपने आप को गरीब दिखाकर दूसरों को यह संदेश दिया है कि असली समृद्धि केवल दिखावे में नहीं बल्कि बांटने में है। बाद में अकबर ने धनराज को बुलाया और उससे पूछा, क्या तुम सच में इतना अमीर हो कि अपनी संपत्ति छुपाकर दूसरों की सहायता करते हो? धनराज ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं अपने धन का उपयोग केवल तभी करता हूँ जब मैं देखता हूँ कि किसी को सच्ची आवश्यकता है। मेरे पास भरपूर धन है, पर मैं उसे इसलिए छुपा कर रखता हूँ ताकि मैं जरूरतमंदों को अनायास सहायता कर सकूं और समाज में सौहार्द बढ़ा सकूं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, धनराज, तुमने अपने आप को गरीब दिखाकर समाज को सच्चाई का संदेश दिया है। असली धन वही है जो बांटने से बढ़ता है। बीरबल ने भी कहा, जहां पनाह, धनराज की थैली में सच्ची समृद्धि निहित है। उसका यह कर्म हमें यह सिखाता है कि दूसरों की सहायता करने से ही जीवन में असली खुशी मिलती है। एक समय की बात है जब राज्य में समृद्धि का मौसम चल रहा था। बादशाह अकबर ने सोचा, मेरे दरबार के मंत्री अपने अपने कार्य में कितने ईमानदार और सच्चे हैं, इसका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इसी हेतु उन्होंने एक अनोखी चुनौती का आयोजन करने का निर्णय किया। उन्होंने दरबार में घोषणा की,
जो भी अपने हृदय की सच्चाई को चित्रित करेगा वही मेरे दरबार का असली मंत्री है। इस आदेश से सभी मंत्रियों में उत्साह की लहर दौड़ गई। अगले दिन महल के विशाल हॉल में रंग बिरंगे कैनवास और रंगों का प्रबंध किया गया। प्रत्येक मंत्री को एक एक कैनवास दिया गया जिस पर उन्हें अपने मन की गहराई और आत्मा की सच्चाई को उकेरना था। दरबार में मंत्रियों ने अपने अपने चित्र बनाना आरंभ किया। कुछ ने धनी और भव्य रंगों का प्रयोग किया तो कुछ ने सरलता में भी सच्चाई की झलक दिखाई। बाद में सभी चित्र एक प्रदर्शनी में सजाए गए जिससे सभी को उनकी कलात्मक प्रतिभा का आकलन करने का अवसर मिला। जब चित्र प्रदर्शनी की शुरुआत हुई तो सभी मंत्रियों और दरबारियों ने चित्रों की प्रशंसा की। एक बड़े मंत्री का चित्र अत्यंत शानदार था। बाहरी रूप से वह आकर्षक प्रतीत हो रहा था, परंतु बीरबल ने ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि उस चित्र में रंगों का संयोजन केवल बाहरी दिखावे के लिए किया गया था। अंदर की गहराई, भावनाओं की स्पष्टता निहित नहीं थी। दूसरी ओर एक मध्यम दर्जे के मंत्री का चित्र सरल था, पर उसमें अद्भुत आत्मीयता और ईमानदारी झलक रही थी। उस चित्र में रंगों की मधुरता, रेखाओं की सहजता और भावनाओं की स्पष्टता थी, जिसने सभी का मन मोह लिया। बीरबल ने सभा में घोषणा की, सत्य का मोल केवल बाहरी चमकदमक में नहीं, बल्कि अंदर की सच्चाई में निहित होता है। तभी एक चतुर अधिकारी ने कबूल किया कि वह उसी मंत्री की मदद में था जिसने धूर्तता से रंगों के कुछ मूल्यवान मिश्रण चुराए थे ताकि वह अपने चित्र को और भव्य दिखा सके। उस मंत्री ने झिझकते हुए स्वीकार किया, मैंने अपने स्वार्थ में आकर महल के रंग भंडार से कुछ रंग उधार लिए थे ताकि मेरा चित्र शानदार लगे। परंतु अब यह साफ हो गया कि असली सुंदरता ईमानदारी और आत्मविश्वास से आती है। अकबर ने गंभीरता से कहा, मेरे दरबार में असली मूल्य वही है जो अपने कर्मों में सत्यता और नैतिकता को अपनाता है। केवल बाहरी दिखावे से कोई प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती, बल्कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी से ही हमारा राज्य समृद्ध होता है। उन्होंने उस मंत्री को चेतावनी दी कि भविष्य में अपने स्वार्थ में आकर धोखा न दिया जाए और सभी मंत्रियों से आदेश दिया कि वे अपने कार्यों में सदैव सत्यता का पालन करें। एक समय की बात है, राज्य में उत्सव का माहौल था। महल में रंग बिरंगे गुब्बारों की सजावट हो रही थी और बालक बालक आनंदित हो रहे थे। इसी अवसर पर बादशाह अकबर ने एक विशेष आयोजन का आदेश दिया ताकि बच्चों में उत्साह बढ़े और वे खुशी खुशी खेलें। उसी दिन एक अद्भुत गुब्बारा महल में आया जिसे देखकर सभी का मन प्रसन्न हो उठा। उस गुब्बारे का रंग सुनहरा था और उसमें ऐसा लगता था मानो सूरज की किरणें समाहित हों। उत्सव के दौरान सभी बच्चे उस गुब्बारे के साथ खेलते हुए दिखाई दिए। गुब्बारा ऊंचा उड़ता, बच्चों के बीच मुस्कान बांटता और माहौल को और रंगीन बना देता था। लेकिन अचानक जैसे ही उत्सव अपने चरम पर पहुंचा, वह सुनहरा गुब्बारा हवा के साथ महल के ऊपर से गायब हो गया। बच्चे उदास हो गए और दरबार में भी चिंता की लहर दौड़ गई। बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, वह अनमोल गुब्बारा आज गायब हो गया है। मुझे बताओ ऐसा कैसे हो सकता है। बीरबल ने तुरंत उत्सव के मैदान का निरीक्षण करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि गुब्बारे के गायब होने से पहले हवा में हल्की सी अनियमितता हुई थी। उन्होंने पता लगाया कि उत्सव के दौरान कुछ बच्चे गुब्बारे को पकड़कर दूर दूर तक ले गए थे, परंतु अचानक हवा तेज हो गई और बच्चे उसे नहीं पकड़ सके। फिर बीरबल ने महल के सभी कर्मचारियों से पूछताछ की। कई लोगों ने बताया कि उत्सव के दौरान एक बालक जिसका नाम छोटू था, गुब्बारे के पास से गुजरता दिखा। परंतु सबसे आश्चर्य की बात तब हुई जब बीरबल ने खुद गुब्बारे के उड़ने की दिशा का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि गुब्बारा सटीक रूप से उस दिशा में उड़ रहा था जहां से महल के पीछे एक सुनसान रास्ता निकलता था। अगले दिन बीरबल ने छोटे छोटे बच्चों से बात की और पाया कि कुछ बच्चों ने बताया
मुझे याद है कि मैंने गुब्बारे को पकड़ने की कोशिश की, पर अचानक एक अद्भुत चमत्कार हुआ। बीरबल ने फिर गांव के कुछ लोगों से भी पूछताछ की। एक बूढ़े किसान ने कहा, मैंने देखा कि उत्सव के दौरान एक बालक ने गुब्बारे को पकड़ने का प्रयास किया, परंतु हवा ने उसे दूर ले जाया। बीरबल ने गहन विचार किया और निष्कर्ष निकाला, यह गुब्बारा तो असल में किसी का संयोग नहीं, बल्कि जानबूझकर उड़ाया गया है। तभी एक बालक छोटू आगे आया और मासूमियत से बोला, मैंने गुब्बारे को पकड़ने की कोशिश की थी, पर मैंने सोचा कि उसे उड़ते देखकर सभी खुश होंगे। मैंने उसे जानबूझकर छोड़ दिया ताकि वह बच्चों की खुशी बना रहे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो जहांपनाह, असली चमत्कार यही है कि कभी कभी स्वार्थ नहीं, बल्कि दूसरों की खुशी के लिए अपने आप को त्याग देना भी एक महान गुण है। छोटू ने गुब्बारे को पकड़कर रखने की बजाय उसे उड़ने दिया, जिससे सारे बच्चों में उमंग भर गई। बादशाह अकबर ने खुशी खुशी कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि सच्चा महानता केवल अपनी सुख सुविधा के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की खुशी में अपनी भागीदारी से मापी जाती है। एक समय राज्य में एक नया मंत्री नियुक्त हुआ, जिसका नाम सूरजपाल था। सूरजपाल अपने आगमन के साथ ही अपने आप को अत्यंत बुद्धिमान और अद्वितीय घोषित करने लगा। वह बार बार कहता था, मैं तो ऐसा मंत्र जानता हूँ जिससे हर व्यक्ति के मन में सत्य की ज्योति जग जाती है। सूरजपाल का यह दावा दरबार में खूब चर्चा में आया। कुछ लोगों ने उसकी बातों को सराहा, परंतु बीरबल की आंखों में संशय झलकने लगा। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम यह बता सकते हो कि सूरजपाल का यह दावा कितना सच्चा है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सत्य का पर्दाफाश करने के लिए मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आपको इसकी गहराई तक ले जाऊंगा। अगले दिन बीरबल ने सूरजपाल से कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी परीक्षा में उतारता हूँ जिससे तुम्हारी असली बुद्धिमत्ता और ईमानदारी का मापन होगा। उन्होंने आदेश दिया कि दरबार में एक सभा आयोजित की जाए, जिसमें सभी आम जनता के सदस्य आमंत्रित हों। सूरजपाल को आदेश दिया गया कि वह उस सभा में अपना मंत्र प्रस्तुत करे, जिससे उसकी दाई और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन हो। सभा के दिन महल के प्रांगण को सजाया गया। आम जनता, व्यापारी, किसान और अन्य सभी लोग उत्सुकता से इकट्ठे हुए। सूरजपाल ने आत्मविश्वास से मंच पर कदम रखा और कहा, महाराज के आदेशानुसार मैं आपको एक अद्भुत मंत्र सुनाऊंगा, जिसे सुनते ही आप सबके मन में सत्य की ज्योति प्रज्वलित हो जाएगी। उसने अपनी बातों में बड़ी सजावट और झूठी चमक डाली। वह जोर जोर से बोलता रहा, यह मंत्र सुनते ही आपकी चिंताएं दूर हो जाएंगी और आप सत्य की ओर प्रवृत्त हो जाएंगे। परंतु जैसे ही सूरजपाल ने मंत्र का उच्चारण करना आरंभ किया, उसकी आवाज में अजीब सी खामियां प्रकट होने लगी। उसकी आवाज में वो मिठास और प्रभाव नहीं था जैसा उसने दावा किया था। दरबार में उपस्थित लोगों ने आपस में फुसफुसाहट शुरू कर दी। कुछ ने तो मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मंत्री जी को अपने वचनों में सच्चाई नहीं मिली। बीरबल ने मंच पर कदम रखा और बोले, जहांपनाह, असली मंत्र वही होता है जो मन को झंकृत कर दे। पर सूरजपाल ने अपने वचनों में केवल सजावट भरी बातों का प्रयोग किया है। उन्होंने आगे कहा, मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति सच में ज्ञान का मालिक है तो वह अपने मन की स्पष्टता से ही बोलता है। बीरबल ने मंच पर एक सरल प्रयोग करवाया। उन्होंने दरबार के आम लोगों में से एक व्यक्ति से कहा, अब तुम अपने मन की सच्चाई बताओ। उस व्यक्ति ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं तो बस इतना कह सकता हूँ कि हर व्यक्ति के अंदर सच्चाई का प्रकाश होना चाहिए और उसे अपने कार्यों में प्रकट करना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सूरजपाल की ओर देखा और कहा, देखिए मंत्री जी, असली मंत्र वही होता है जो अपने आप में सच्चाई और सरलता रखता है,
न कि केवल दिखावे में। आपने तो ऐसा दिखावा किया कि आपका मन इतना विशाल है कि वह सभी को मंत्रित कर दे, परंतु आपकी आवाज में वह मिठास नहीं है जो सच्चे ज्ञान का परिचायक हो। सूरजपाल को शर्मिंदगी हुई। उसने कबूल किया, महाराज, मैंने अपने स्वार्थ और अहंकार में आकर यह दावा कर दिया था। मैं असल में उस मंत्र को नहीं जानता जो मैं कह रहा हूँ। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, मंत्री, मेरे दरबार में केवल सच्चाई और ईमानदारी का स्थान है। झूठे दावे से मेरा विश्वास डगमगाता है। बीरबल ने फिर कहा, यह घटना हमें यह सिखाती है कि सच्चे ज्ञान और बुद्धिमत्ता का मापन केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों और व्यवहार से किया जाता है। एक समय की बात है जब राज्य में सूखे की मार चल रही थी। लोग जल के लिए तरस रहे थे। इसी बीच एक व्यापारी जिसका नाम मधुरलाल था दरबार में आया और उसने दावा किया, महाराज, मेरे पास एक ऐसा ऊंट है जो पानी की भविष्यवाणी कर सकता है। यह ऊंट हमेशा सही समय पर पानी के स्रोत की ओर बढ़ता है और हमें बचपन की याद दिलाता है। इस दावे से दरबार में हड़कंप मच गया। कुछ मंत्रियों ने उसकी तारीफ की तो कुछ ने संशय जताया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस अद्भुत ऊंट का रहस्य उजागर करो कि सच में यह पानी की भविष्यवाणी कर सकता है या नहीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, मुझे इस पर गौर से जांच करने दीजिए, मैं आपको सच्चाई बताऊंगा। बीरबल मधुरलाल के पास गए और ऊंट को ध्यान से देखा। ऊंट बड़ी शांति से खड़ा रहता था, पर उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। मधुरलाल ने बताया, महाराज, यह ऊंट रोज सुबह उगते सूरज की किरणों के साथ पानी की ओर बढ़ता है। मैं इसके व्यवहार से निश्चित हो जाता हूँ कि वहाँ जल है। पर बीरबल ने सोचा, क्या यह ऊंट सच में जल का पूर्वानुमान लगाता है या फिर कोई चाल है। उन्होंने गुप्त निरीक्षण का आदेश दिया और मधुरलाल के साथ ऊंट के व्यवहार पर नजर रखने लगे। कुछ दिनों तक बीरबल ने ऊंट का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि ऊंट निश्चित रूप से सूरज की ओर मुड़ता रहता था और सुबह होते ही वह एक विशेष दिशा में बढ़ जाता था। लेकिन बीरबल ने ध्यान दिया कि हर बार ऊंट के साथ एक छोटी सी थैली भी जुड़ी रहती थी जिसे मधुरलाल छिपाकर रखता था। रात में जब सब सो रहे होते थे, बीरबल ने गुप्त तौर पर मधुरलाल के व्यापारिक झोपड़ी में नजर रखी। उन्होंने देखा कि मधुरलाल ऊंट के पीछे एक छोटी सी जलपात्र रख देता था और ऊंट के साथ वह थैली भरकर महल की ओर लौट आता था। बीरबल ने तुरंत समझ लिया, यह ऊंट पानी की भविष्यवाणी नहीं करता, बल्कि मधुरलाल अपनी चालबाजी से ऊंट के साथ एक जाल बुनता है। मधुरलाल ऊंट की सहायता से अपने द्वारा रात में जल भरकर उसे दिन में दिखाता है, ताकि वह यह दावा कर सके कि ऊंट जल का पूर्वानुमान करता है। अगले दिन दरबार में बीरबल ने मधुरलाल को बुलाया और कहा, महाराज, मैंने इस ऊंट के रहस्य को समझ लिया है। यह ऊंट स्वभाव से सूरज की ओर मुड़ता है, जो प्राकृतिक नियम है। परंतु मधुरलाल ने अपनी लालच में आकर ऊंट के साथ छिपा हुआ जलपात्र लेकर आना शुरू कर दिया है, ताकि वह दिखावा कर सके कि उसका ऊंट पानी की भविष्यवाणी करता है। मधुरलाल को अपनी चाल पकड़ी गई। अकबर ने कठोर स्वर में आदेश दिया, मधुरलाल, तुमने अपने स्वार्थ में आकर धोखाधड़ी की है। मेरे राज्य में केवल सच्चाई और ईमानदारी का स्थान है। मधुरलाल ने शर्मिंदगी से अपना दोष कबूल कर लिया और उसे उपयुक्त सजा दी गई। बीरबल ने दरबार में घोषणा की, सच्चा ज्ञान और असली बुद्धिमत्ता प्रकृति के नियमों में निहित होती है। जो अपने स्वार्थ के लिए छलकपट करता है, उसकी चाल अंततः पकड़ी जाती है। असली महत्ता वही है जो बिना किसी दिखावे के अपने कर्मों में सत्यता और ईमानदारी बरतता है। अकबर ने बीरबल की बातों से गहरी सीख ली और आदेश दिया कि भविष्य में किसी भी धोखाधड़ी को कठोरता से रोका जाएगा। एक समय का वर्णन है जब राज्य में सभी लोग खुशहाल थे और महल में उत्सव का माहौल था।
उसी दौरान एक व्यापारी, जिसका नाम विनोद था, महल में आया और बड़े गर्व से घोषणा करने लगा, महाराज, मेरे पास एक ऐसा चम्मच है जो सत्य को प्रकट कर सकता है। यह चम्मच पहनने वाले के अंदर छिपी सच्चाई को नाप लेता है, जिससे आप तुरंत जान सकते हैं कि वह व्यक्ति ईमानदार है या नहीं। यह सुनकर दरबार में हड़कंप मच गया। कुछ ने विनोद की प्रशंसा की तो कुछ में संशय के बीज उगाए। अकबर ने विनोद से कहा, अपना चमत्कार आजमा कर दिखाओ ताकि मैं देख सकूं कि यह चम्मच वास्तव में कितना अद्भुत है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो ही जाता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इस रहस्य को उजागर कर दूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने विनोद के चम्मच का सूक्ष्म निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि चम्मच का बाहरी रूप तो अत्यंत आकर्षक था, परंतु उसमें कुछ ऐसे निशान थे जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो किसी ने उसे पहले से ही चिन्हित कर रखा हो। दरबार के कुछ कर्मचारियों से पूछताछ करने पर पता चला कि विनोद अक्सर महल के बाहर अकेले चलता रहता था और कभी कभार चम्मच को अपने हाथों में फुर्सत से घुमाता दिखाई देता था। बीरबल ने गुप्त निगरानी लगवाई और धीरे धीरे एक योजना बनाई। अगले दिन महल के प्रांगण में एक बड़ा समारोह रखा गया। सभी दरबारियों से आग्रह किया गया कि वे विनोद द्वारा प्रस्तुत चम्मच का उपयोग करें। प्रत्येक व्यक्ति ने चम्मच को अपने हाथ में लेकर उसका निरीक्षण किया। कुछ लोगों ने कहा, मुझे तो यह चम्मच अपनी आत्मा में छुपी सच्चाई नापता प्रतीत होता है, परंतु अधिकांश ने कोई विशेष परिवर्तन नहीं देखा। तभी बीरबल ने सभा में घोषणा की, अब हम यह अनुभव करेंगे कि असली चमत्कार क्या है। उन्होंने विनोद से कहा, तुम हमें दिखाओ कि यह चम्मच किस प्रकार से ईमानदारी का मापन करता है। विनोद ने चम्मच लेकर एक एक दरबारियों से पूछा कि वे अपने बारे में सच्ची बातें बताएं। कुछ लोगों ने अपने अच्छे गुणों का वर्णन किया तो कुछ ने अपनी छोटी छोटी गलतियों का भी कबूल किया। परंतु बीरबल ने देखा कि जिन लोगों की बातों में कोई झूठ या छुपे हुए स्वार्थ थे, उनकी चम्मच की चमक में थोड़ी सी कमी आ गई। इस पर बीरबल ने धीरे से विनोद के चम्मच का निरीक्षण किया और पाया कि उस पर पहले से ही कुछ गहरे निशान थे, जिन्हें विनोद ने अपनी ओर से जोड़ा हुआ था। बीरबल ने सभा में घोषणा की, जहांपनाह, मैंने चम्मच का रहस्य उजागर कर दिया है। यह चम्मच, जो आप सबको ईमानदारी का मापन बताने का दावा करता है, असल में मेरे संदेह के विपरीत कुछ भी नहीं है। विनोद ने अपने स्वार्थ में आकर अपने पुराने निशानों को चम्मच पर जोड़ दिया था, ताकि वह दिखा सके कि उसके पास एक जादुई चम्मच है। परंतु असली चमक तो केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके मन में सत्यता और ईमानदारी झलकती है। दरबार में सभी ने जोर से हंसते हुए प्रतिक्रिया दी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे राज्य में केवल सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता का स्थान है। जो भी अपने स्वार्थ में आकर दिखावे का सहारा लेता है, वह अंततः अपनी ही प्रतिष्ठा खो देता है। विनोद ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और वह विनम्रता से चुप हो गया। एक समय की बात है जब राज्य में आनंद और उल्लास का माहौल था। राजमहल में उत्सव और समारोहों की भरमार थी। उसी दौरान एक ढोलिया, जिसका नाम चंद्रजीत था, महल में प्रवेश किया। उसने बड़े गर्व से घोषणा की, महाराज, मेरे ढोल की धुन सुनिए, यह इतनी मधुर है कि इसे सुनते ही हर व्यक्ति के हृदय में उमंग भर जाती है। मेरा ढोल सचमुच जादुई है, इसकी धुन से मन में प्रसन्नता के दीप जल उठते हैं। दरबार में उपस्थित सभी मंत्रियों और सेवकों ने उसकी बात सुनकर प्रशंसा की, पर बीरबल की आंखों में संशय की झलक साफ दिखाई दे रही थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह सत्य है या केवल दिखावे का खेल? मुझे इसका प्रमाण दिखाओ। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो ही जाता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसका रहस्य उजागर कर दूंगा।
अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने चंद्रजीत के ढोल का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि ढोल का बाहरी रूप अत्यंत सुंदर था, परंतु जब चंद्रजीत ढोल बजाता तो धुन में कभी कभी कुछ असामान्यता की झलक मिल जाती थी। दरबार के कुछ कर्मचारियों से पूछताछ में पता चला कि चंद्रजीत अक्सर महल के आंगन में अकेले समय बिताता और कभी कभार अपने ढोल के पास कुछ छुपा हुआ सामान ले आता। बीरबल ने गुप्त निगरानी लगाई और देखा कि चंद्रजीत ढोल बजाते समय उसमें से एक पतली रस्सी निकालता था, जिसे वह अत्यंत चतुराई से छुपा ले जाता था। उस रस्सी का प्रयोग वह ढोल के अंदर छुपे स्वर को बढ़ाने के लिए करता था, जिससे उसकी धुन और भी मोहक प्रतीत होती थी। अगले दिन बीरबल ने सभी दरबारियों को एकत्र किया और घोषणा की, जहां पनाह, मैंने चंद्रजीत के ढोल का रहस्य उजागर कर लिया है। फिर बीरबल ने चंद्रजीत से पूछा, बताओ तुमने अपने ढोल में वह रस्सी क्यों छुपाई? चंद्रजीत ने डरते हुए कबूल किया, महाराज, मैंने सोचा था कि यदि मैं ढोल की धुन में थोड़ा सा बढ़ावा दे दूं, तो लोग मेरे ढोल को जादुई समझेंगे और मेरी कला की प्रशंसा करेंगे। दरबार में सभी मंत्रियों ने हंसते हुए कहा, अब तो स्पष्ट हो गया कि यह केवल दिखावे का खेल था। बीरबल ने कहा, देखिए, असली चमत्कार वही है जो मन से निकलता है। स्वाभाविक धुन और सच्चे भावों से ही मन में आनंद का संचार होता है। केवल बाहरी सजावट से किसी की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती। अकबर ने गंभीर स्वर में आदेश दिया, मेरे राज्य में केवल सत्य, ईमानदारी एवं नैतिकता का ही स्थान है। जो अपने स्वार्थ में आकर छलकपट करेगा, उसकी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी। चंद्रजीत को अपनी गलती का बोध हुआ और उसने अपनी चाल स्वीकार की। एक समय था जब राज्य में उत्सव का माहौल चरम पर था। विभिन्न प्रकार के खेल, नृत्य और संगीत से महल में उल्लास फैल रहा था। इसी बीच एक व्यापारी, जिसका नाम गोविंद था, अपने धनी दिखावे के साथ दरबार में आया। उसने बड़े गर्व से कहा, महाराज, मेरे पास एक अद्भुत खिलौना है, जिसे छूने से मन में चमत्कारिक आनंद का संचार होता है। यह खिलौना जादुई है, जिसकी मधुर धुन से हर व्यक्ति के दिल में प्रेम और उल्लास भर जाता है। दरबार में इस दावे से चर्चा छिड़ गई, पर बीरबल को गोविंद के दावे में संदेह हुआ। अगले दिन गोविंद ने महल के प्रांगण में एक भव्य मंच सजवाया और अपने सुनहरे, चमकीले खिलौने का प्रदर्शन किया। खिलौना देखने में अत्यंत सुंदर था। इसकी सतह पर नक्काशी की गई थी और चमकदार रंगों से सजा हुआ था। गोविंद ने जोर देकर कहा, महाराज, यदि आप इस खिलौने को छूते हैं तो इसके द्वारा मधुर संगीत निकलता है, जो आपके मन को स्वर्गीय आनंद से भर देता है। दरबार में सभी ने उत्सुकता से खिलौने को देखा। कुछ मंत्रियों ने तो उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, यह तो अत्यंत अद्भुत है। पर बीरबल ने ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना शुरू किया। बीरबल ने देखा कि गोविंद ने अपने खिलौने में एक नकली सोने की चमक बढ़ाने के लिए कुछ कृत्रिम रंग मिलाए थे। उन्होंने महसूस किया कि गोविंद का दावा केवल दिखावे का हिस्सा है, न कि असली जादू। फिर बीरबल ने एक प्रयोग करने का निर्णय लिया। उन्होंने महल में एक मासूम बच्चा, जिसका नाम रमेश था, को बुलाया। रमेश ने बिना किसी डर के खिलौने को छू लिया। तभी गोविंद के खिलौने से कोई मधुर धुन नहीं निकली, पर रमेश के चेहरे पर एक सहज मुस्कान खिल उठी। रमेश ने कहा, यह खिलौना मुझे मेरे पिताजी की याद दिलाता है, जो हमेशा मुझे हंसाते थे। दरबार में सभी ने रमेश की बात सुनी और उसकी मासूमियत की सराहना की। बीरबल ने सभा में घोषणा की, जहां पनाह, असली जादू वही है जो दिल की गहराई में छुपा होता है, न कि केवल बाहरी चमक में। गोविंद ने अपने स्वार्थ में आकर अपने खिलौने को महंगे दिखावे के लिए सजाया, पर असली मूल्य तो उस खिलौने में नहीं, बल्कि उस व्यक्ति में है, जो अपने सच्चे भावों के साथ इसका अनुभव करता है। अकबर ने गंभीरता से कहा, सच्चा आनंद और सफलता केवल बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि भीतर की ईमानदारी और प्रेम में होती है।
गोविंद को अपनी गलती का बोध हुआ और उसने वचन दिया कि वह भविष्य में अपने उत्पादों में सच्चाई एवं नैतिकता का पालन करेगा। एक समय था जब राज्य में गर्मी ने चारों ओर हलचल मचा रखी थी। जल स्रोत सूख चुके थे और लोगों को ठंडक पाने की आशा थी। इसी बीच महल में एक सेवक, जिसका नाम रामेश था, ने दावा किया, महाराज, मेरे पास एक ऐसा अद्भुत शरबत है जो इस तपिश में भी आपके मन में ठंडक और प्रसन्नता भर देता है। रामेश का यह दावा सुनकर दरबार में उत्सुकता और चर्चा फैल गई। महाराज अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ, क्या यह शरबत सचमुच चमत्कारी है या फिर केवल दिखावे का खेल? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो ही जाता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसका रहस्य जानकर आपको सच्चाई बताऊंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने रामेश द्वारा तैयार शरबत का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि रामेश हर सुबह महल के जलाशय से थोड़ा पानी लेकर आता, जिसे वह अपनी छोटी सी थैली में छुपा लेता था। दरबार के कुछ कर्मचारी बताते थे कि रामेश अपने शरबत में छुपे हुए स्वाद बढ़ाने के लिए कुछ अतिरिक्त चीजें मिला देता है। बीरबल ने भी गुप्त निगरानी लगाई। एक दिन उन्होंने देखा कि रामेश रात में चुपके से अपनी थैली से कुछ चीनी और प्राकृतिक जड़ी बूटियां निकालकर शरबत में मिला देता था, जिससे पानी का स्वाद अचानक मीठा हो जाता था। बीरबल ने समझा कि रामेश का दावा केवल दिखावे का है, क्योंकि असली चमत्कार तो प्राकृतिक जल में ही निहित होता है। अगले दिन बीरबल ने महाराज अकबर के समक्ष सभा बुलाई और घोषणा की, जहांपनाह, मैंने रामेश के शरबत का रहस्य उजागर कर दिया है। उन्होंने कहा, रामेश ने अपने स्वार्थ में आकर महल के जल में अतिरिक्त चीनी और जड़ी बूटियां मिलाकर यह दावा किया कि उसका शरबत चमत्कारी है, पर असल में उस पानी का प्राकृतिक स्वाद वही है जिसे बिना किसी मिलावट के पिया जाए तो मन में ठंडक और संतोष रहता है। महाराज अकबर ने गहरी नजरों से कहा, मेरे राज्य में केवल सच्चाई और ईमानदारी का ही स्थान है। रामेश, तुमने अपने स्वार्थ के लिए लोगों को भ्रमित किया, जिससे सच्ची ठंडक और स्वाभाविकता छिप गई। रामेश ने अपनी गलती मान ली और उसे उपयुक्त सजा दी गई। एक समय की बात है जब राज्य में रोजमर्रा की समस्याएं आम थी और लोग अपने अपने जीवन के संघर्ष में उलझे रहते थे। उसी दौरान एक साधारण व्यक्ति, जिसका नाम भास्कर था, महल में आया। भास्कर ने बड़े गर्व से कहा, महाराज, मेरे पास एक अद्भुत छड़ी है जिसकी सहायता से कोई भी व्यक्ति अपनी सभी समस्याएं दूर कर सकता है। इस छड़ी से मन के दुख, रोग और परेशानियां तुरंत गायब हो जाती हैं। यह दावे सुनकर दरबार में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने भास्कर की बातों पर विश्वास किया तो कुछ में संशय भी उठने लगा। अकबर ने अपने प्रिय सलाहकार बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ कि क्या भास्कर की यह छड़ी सच में अद्भुत है या फिर यह केवल दिखावे का खेल है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो ही जाता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसका रहस्य उजागर कर दूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने भास्कर के छड़ी का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि भास्कर हर रोज महल में आते समय अपनी छड़ी लेकर चलता, परंतु छड़ी का स्वरूप बिल्कुल साधारण लकड़ी का था। दरबार के कुछ कर्मचारियों से पूछताछ करने पर पता चला कि भास्कर अक्सर रात में महल के पास स्थित एक छोटी सी कुटिया में जाता, जहां वह अपने छड़ी के साथ कुछ प्रयोग करता रहता था। बीरबल ने गुप्त निगरानी लगाई और देखा कि रात के समय भास्कर अपनी छड़ी के एक सिरे से कुछ छोटे छोटे पत्थर छुपा लेता था और दिन में छड़ी का उपयोग करते समय उन पत्थरों को छुपाने का दावा करता था। बीरबल ने मन में सोचा, क्या भास्कर ने अपने दावे को सच्चा दिखाने के लिए इन पत्थरों का इस्तेमाल किया है? अगले दिन महाराज अकबर ने दरबार में एक सभा बुलाई। बीरबल ने घोषणा की, जहांपनाह, आज हम यह परीक्षण करेंगे कि भास्कर की छड़ी में वाकई कोई चमत्कार है या यह केवल एक छल है।
सबसे पहले एक सामान्य नागरिक को बुलाया गया, जिसने हाल ही में जीवन में अनेक परेशानियां झेली थी। उससे कहा गया, अब तुम भास्कर की छड़ी छूकर अपने मन के दुखों को भूल जाओ। नागरिक ने छड़ी छुई, परंतु कुछ भी असाधारण नहीं हुआ। फिर बीरबल ने भास्कर से पूछा, क्या तुमने अपनी छड़ी में छुपे हुए पत्थरों का प्रयोग करके किसी विशेष प्रभाव का दावा किया है? भास्कर ने डरते हुए कबूल किया, महाराज, मैंने तो केवल यह सोचा था कि यदि मैं इन पत्थरों को छिपा लूं, तो लोग मानेंगे कि मेरी छड़ी में जादू है। दरबार में सभी मंत्रियों और कर्मचारियों ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तो स्पष्ट हो गया कि यह केवल दिखावे का खेल था। बीरबल ने सभा में घोषणा की, देखिए, असली चमत्कार वह नहीं होता जो केवल बाहरी सजावट पर आधारित हो। सच्ची शक्ति और समाधान तो हमारे अंदर की शुद्धता, मेहनत एवं ईमानदारी में निहित होती है। भास्कर ने अपने स्वार्थ में आकर अपनी साधारण छड़ी को जादुई दिखाने का प्रयास किया, परंतु सत्य तो यह है कि कोई भी वस्तु अपने असली गुणों से ही मूल्यवान होती है। महाराज अकबर ने गंभीर स्वर में आदेश दिया, मेरे राज्य में केवल सच्चाई, ईमानदारी एवं नैतिकता का ही स्थान है। जो भी अपने स्वार्थ में आकर छल करेगा, वह अपनी ही प्रतिष्ठा खो देगा। भास्कर को अपनी गलती कबूल करनी पड़ी और उसे उपयुक्त सजा दी गई। एक समय का वर्णन है जब मानसून का मौसम अपने चरम पर था और धरती पर हरियाली छा गई थी। बादशाह अकबर ने राज्य की समृद्धि का आनंद लेते हुए अपने दरबार में कहा, सत्य और प्राकृतिक सुंदरता की महत्ता अपार है। मुझे यह जानना है कि कौन है जो बिना किसी छल के असली रंगों की चमक से मुझे प्रेरणा दे सकता है। इस पर दरबार में एक नवप्रवर्तनकारी व्यक्ति, जिसका नाम रघुवीर था, ने दावा किया, महाराज, मेरे पास एक अद्भुत यंत्र है जो पानी से इंद्रधनुष बना सकता है। इसे चलाने पर आपके सामने रंगों की एक अद्भुत छटा बिखर जाएगी, मानो स्वर्ग से उतर आया है। दरबार में इसकी चर्चा फैल गई, पर बीरबल की आंखों में संशय की झलक थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ, क्या यह यंत्र सच में ऐसा चमत्कार कर सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो जाता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इस रहस्य का परीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने रघुवीर के यंत्र का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि यंत्र देखने में तो अत्यंत आकर्षक था, परंतु उसमें कुछ असामान्य घटक थे। दरबार के कुछ कर्मचारियों ने बताया कि रघुवीर अक्सर यंत्र को चलाने से पहले एक छोटी सी बोतल में रंगीन पाउडर छिपा कर रखता था, जिसे वह धीरे धीरे पानी में मिलाता था। बीरबल ने गुप्त तौर पर यंत्र के संचालन पर नजर रखी और पाया कि यंत्र से उत्पन्न होने वाले इंद्रधनुष में कुछ रंग कृत्रिम लग रहे थे। उन्होंने यह भी नोट किया कि यंत्र के पास एक छोटी सी पट्टी पर निशान है, मानो पहले से लिखे गए संकेतों का अनुकरण किया गया हो। अगले दिन जब महल के प्रांगण में हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, तो बीरबल ने आदेश दिया कि रघुवीर अपना यंत्र प्रस्तुत करे। रघुवीर ने गर्व से यंत्र चालू किया। जैसे ही पानी के छींटे उड़ने लगे, यंत्र से एक सुंदर इंद्रधनुष उभर आया। दरबार में उपस्थित सभी ने रंग बिरंगे दृश्य की प्रशंसा की। तभी बीरबल ने धीरे से पूछा, रघुवीर जी, क्या यह इंद्रधनुष प्राकृतिक है? रघुवीर ने झिझकते हुए कहा, महाराज, मैंने तो केवल यह यंत्र तैयार किया है। बीरबल ने आगे कहा, देखिए, असली इंद्रधनुष प्रकृति के नियमों पर आधारित होता है, जो सूरज की किरणों, बारिश और वायुमंडलीय कणों के संगम से जन्म लेता है। लेकिन आपकी यंत्र में मैंने पाया कि आपने रंगीन पाउडर का उपयोग किया है, जिससे इंद्रधनुष की चमक कृत्रिम हो गई है। दरबार में सभी मंत्रियों ने हंसते हुए कहा, अब तो यह स्पष्ट हो गया कि रघुवीर का दावा केवल दिखावे का था। महाराज अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे राज्य में केवल सच्चाई, नैतिकता और प्राकृतिक सौंदर्य का ही स्थान है।
रघुवीर, तुमने अपने स्वार्थ में आकर प्रकृति के अद्भुत नियमों का दुरुपयोग किया है। असली इंद्रधनुष वही होता है जो बिना किसी कृत्रिमता के अपने आप में अद्वितीय होता है। बीरबल ने जोड़ते हुए कहा, सच्चा ज्ञान और सफलता केवल प्राकृतिक गुणों में निहित होती है, न कि केवल दिखावे में। महाराज ने आदेश दिया कि भविष्य में ऐसे सभी यंत्रों का परीक्षण सावधानी पूर्वक किया जाएगा और ईमानदारी का पालन करना अनिवार्य होगा। एक समय था जब राज्य में पतंगबाजी का शौक चरम पर था। नगर में रंग बिरंगी पतंगे उड़ाई जाती थी और लोग अपने अपने सपनों की उड़ान भरते थे। इसी दौरान एक युवा व्यापारी, जिसका नाम राघव था, महल आया और बोला, महाराज, मेरी पतंगे अद्वितीय हैं। इनकी चमक से न केवल आकाश रोशन होता है, बल्कि इनके द्वारा देखी गई उड़ान से हर व्यक्ति के मन में आशा की किरण जग उठती है। दरबार में उसकी बात सुनकर लोग उत्साहित हो गए, पर बीरबल ने राघव के दावे में संशय रखा। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ कि क्या राघव की पतंगे सच में अद्भुत हैं, या यह केवल दिखावे का खेल है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो ही जाता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसका रहस्य समझकर आपको बताऊंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने राघव की पतंगों का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि राघव हर दिन महल के प्रांगण में जाकर अपनी पतंग उड़ाता था। दरबार के कुछ लोग कहते थे, राघव की पतंगे इतनी सुंदर हैं कि आकाश में उनके रंग बिखरते ही मन प्रसन्न हो जाता है। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि राघव की पतंगों में से कुछ में अचानक से चमक में कमी आ जाती थी। एक दिन बीरबल ने राघव से निजी तौर पर पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि यदि तुम्हारी पतंगों में स्वाभाविक सुंदरता के साथ कुछ कृत्रिम रंग मिल जाए, तो क्या वह असली सौंदर्य को छिपा नहीं देती? राघव ने झिझकते हुए उत्तर दिया, महाराज, मैंने तो केवल अपने पुराने पतंगों की नकल की है और उन्हें और आकर्षक दिखाने के लिए कुछ नए रंगों का प्रयोग किया है। बीरबल ने मन में सोचा, यह तो केवल दिखावे का खेल है, न कि असली कला का प्रमाण। अगले दिन बीरबल ने एक सभा बुलाई और सभी दरबारियों से कहा, आज हम सब मिलकर यह पता लगाएंगे कि असली कला क्या है। सभागार में एक एक करके सभी ने अपनी पतंगों का प्रदर्शन किया। कुछ की पतंगे वास्तव में प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर थी, जिनकी चमक बिना किसी संशोधित रंग के साफ दिखाई देती थी। लेकिन राघव की पतंगे, जिनमें उसने कृत्रिम रंग मिलाए थे, उनमें अचानक से चमक कम हो जाती थी। बीरबल ने सभा में घोषणा की, सच्ची कला वही है जो अपने अंदर की प्राकृतिक सुंदरता और शुद्धता को प्रकट करे। केवल दिखावे के लिए किए गए प्रयोग स्वार्थ में आकर असली मूल्य को छिपा लेते हैं। दरबार में सभी ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तो स्पष्ट हो गया कि राघव का दावा केवल दिखावे का था। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे राज्य में केवल सत्य, ईमानदारी और नैतिकता का ही स्थान है। जो भी व्यक्ति अपने स्वार्थ में आकर केवल दिखावे का सहारा लेता है, वह अंततः अपनी ही प्रतिष्ठा खो देता है। उन्होंने राघव से कहा, भविष्य में अपने कार्यों में सच्चाई और नैतिकता को अपनाओ, ताकि असली कला की चमक कभी फीकी न पड़े। राघव ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और वचन दिया कि वह भविष्य में अपने कार्यों में ईमानदारी बरतेगा। एक समय का वर्णन है जब राज्य में आर्थिक संकट ने किसान परेशान कर दिए थे। गांव-गांव में सूखे की मार चल रही थी और फसलें बर्बाद हो रही थीं। ऐसे में एक साधारण किसान भोलाराम, जो अपने सरल जीवन में भी संतोष ढूंढ लेता था, महल पहुंचा। भोलाराम ने विनम्रता से कहा, महाराज, मेरे पास कुछ ऐसा ज्ञान है जो हमारे जीवन में खुशी और समृद्धि ला सकता है। दरबार में कुछ मंत्रियों ने भोलाराम की बातों को हल्के में लिया, पर बीरबल की आंखों में उसकी सादगी में छिपे गहरे ज्ञान की चमक दिखाई दी। महाराज अकबर ने बीरबल से कहा,
बीरबल, मुझे यह बताओ कि भोलाराम का ज्ञान वास्तव में कितना महत्वपूर्ण है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, सच्चा ज्ञान अक्सर सरल मन में निहित होता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं भोलाराम की बातों को सिद्ध करके आपको सत्य का बोध कराऊंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने भोलाराम से गुप्त रूप से मिलने का अवसर जुटाया। उन्होंने देखा कि भोलाराम हर दिन अपने खेत में मेहनत करता, परंतु वह किसी भव्य योजना का दावा नहीं करता था। एक दिन बीरबल ने गांव में एक सभा बुलाई। उन्होंने सभी गांववासियों से कहा, आज हम यह जानेंगे कि असली समृद्धि क्या है। प्रत्येक व्यक्ति अपने पास बचत से कुछ पैसे लेकर आए ताकि हम सब मिलकर उनका समुचित वितरण कर सकें। दरबार में उपस्थित सभी ने अपनी अपनी बचत लाई। कुछ लोगों के पास थोड़े बहुत धन थे, जबकि कुछ ज्यादा थे। बीरबल ने कहा, अब हम सभी बचत को एक समान बांटेंगे ताकि हर व्यक्ति के पास बराबर धन हो। सबने आश्चर्य से देखा कि बांटते छांटते धन में वृद्धि होने लगी और सबके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उस सभा में भोलाराम ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैंने हमेशा मानते हुए काम किया है कि जब हम अपना थोड़ा भी बांट लेते हैं तो वह बढ़ जाता है। यह सुनकर सब गांववासियों ने भोलाराम की बातों को सराहा और उसकी सादगी में छिपी ज्ञान की प्रशंसा की। बीरबल ने सभा में घोषणा की, देखिए जहां पनाह, असली समृद्धि का राज यही है कि हम अपने पास जो भी है उसे बांटने से वह बढ़ जाता है। उन्होंने आगे कहा, बोलचाल की भव्यता, धनीपन की दहशत नहीं, बल्कि सादगी और साझा करने का मन ही असली धन है। जिस व्यक्ति के अंदर स्वार्थ नहीं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेम और सहयोग की भावना होती है, वही सच्चा ज्ञानी है। महाराज अकबर ने इस बात को सुनकर कहा, भोलाराम, तुमने अपने सरल जीवन में यह सीखा है कि असली धन बांटने से बढ़ता है। तुम्हारे ज्ञान में वह सच्चाई है जो मेरे दरबार में बसती है। दरबार में सभी ने भोलाराम की सराहना की और उसकी सादगी को महानता का प्रतीक मान लिया। बाद में महाराज अकबर ने कहा, मेरे राज्य में केवल वही महानता है जो सच्चाई, ईमानदारी और सहयोग से मिलती है। भोलाराम ने हमें यह सिखाया कि जब हम अपने पास के संसाधनों को बांटते हैं तो वह बढ़ जाते हैं और समाज में खुशी फैल जाती है। सफलता का असली सूत्र यह है कि हम अपने अंदर की सच्चाई और सहयोग की भावना को अपनाएं, न कि केवल स्वार्थ में जिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सच्चा ज्ञान अक्सर सरल मन में ही छिपा होता है।